कि हमारे जय श्री राम बोलने पर आपको आपत्ति क्यों होती है? मैं ये जानना चाहता हूँ। अरे भैया, गंगा जी के आने से प्रणाम करने का बाद और काम करने दोनों दो चीज है। जब लाइटें नहीं रहेगा तो मुफ्त का क्या करिएगा आप लोग? ढोल बजाइएगा। दूसरी बात, विजय सिन्हा जी को तो इतना न पद बढ़ गया, पैसा पे खरीद के ना जनता सबको अशिक्षित कर दिया कि साहब वोट लीजिएगा, दारू और शराब बांट के वही अब जा रहे हैं। अब क्या समझ रहे, गाँव वाले भिखारी हैं कि कहेंगे कि हमको खाना दीजिए, पीना दीजिए। ये बाप क्या घर से पैसा लाएगा? बाप इसका जेल में है, जेल से पैसा भेजेगा। बताइए महोदय कि हमारे जो स्कूल में है उसकी पढ़ाई की स्थिति क्या है, बताएं थोड़ा। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मेरा नाम है प्रशांत तिवारी और मैं आप सभी का प्रभात खबर के इलेक्शन एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं। प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम पूरे बिहार में 30,000 किलोमीटर की यात्रा कर रही है। नवंबर महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हमारी टीम आज पहुंची है लखीसराय। यह विधानसभा बिहार के सबसे हॉट सीट में से एक है। यह न सिर्फ अपने राजनीतिक महत्व के लिए जानी जाती है बल्कि अपने धार्मिक महत्व के लिए भी जानी जाती है। रामायण से लेकर अब तक इस विधानसभा में क्या बदला, यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने पिछले 70 सालों में कितना काम किया और यहाँ की जनता ने जब पिछली बार वोट किया था तो क्या सोच के वोट किया था और वादा उनका पूरा हुआ कि नहीं हुआ, इसका जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे हमारे जनप्रतिनिधि। उससे पहले मैं यहाँ पे आप सभी लोगों का जोरदार स्वागत करता हूँ। एक बार खुद के लिए जोरदार तालियां बजाइए। मैं यहाँ पे मौजूद सभी सम्मानित लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आपके जनप्रतिनिधि आपके सवालों का जवाब दे रहे हों उस वक्त आप लोग चिल्लाइएगा मत, शोर मत करिएगा, क्योंकि अगर आप शोर करेंगे तो ना वो कुछ कह पाएंगे ना आप सुन पाएंगे और इस चौपाल का एक सार्थक जो कंटेंट है वो नहीं निकल पाएगा। इसलिए मैं इन्हीं बातों के साथ आप लोगों का ज़्यादा वक्त न लेते हुए मेहमानों को बुलाने के का काम करता हूँ। मैं सबसे पहले इस मंच पर इस विधानसभा के पूर्व विधायक और राष्ट्रीय जनता दल के नेता फूलेनाथ सिंह जी का स्वागत करता हूं। सर आइए और अपना जगह ग्रहण करिए। देखिए, लोकतंत्र में महिलाओं की जो जिम्मेदारी होती है, भागीदारी होती है, वो बहुत ही अहम होती है। उन्हें आधी आबादी कहा जाता है और उनके जो वोट होते हैं वो बहुत ही निर्णायक होते हैं। कई दफ़ा वो सरकार बदलने में या सरकार को बनाए रखने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। और मैं इस मंच पर कांग्रेस से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो महिला विंग की हैं उनको डॉक्टर कुमारी सोनी जी को बुलाना चाहता हूं। मैम आइए। जो लोग सत्ता में होते हैं उनसे सवाल बहुत होता है और इन सवालों का सार्थक जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं अरविंद पासवान जी, जदयू नेता और नगर परिषद अध्यक्ष। इसके साथ ही बिहार की सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी के मैं प्रवक्ता प्रोफेसर मनोरंजन कुमार जी से आग्रह करता हूं कि सर आएं और अपनी जगह लें। अब मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और प्रोफेशन से वकील रजनीश कुमार जी को बुलाना चाहूँगा। सर आइए। मंच पे थोड़ी सी जगह की कमी होती है और बहुत हमारे सम्मानीय अतिथि लोग भी आए हैं, तो मैं इस कार्यक्रम में मौजूद अपने अतिथियों का स्वागत करता हूँ। कोई ये ना समझे कि मुझे यहाँ जगह नहीं मिली है या मुझे नीचे बैठा गया तो मैं कमतर हूँ। कोई किसी से कमतर नहीं है, सब एक से बढ़कर एक है। और अब लोग का ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं अपने मेहमानों के पास चलता हूँ और उनको 2-2 मिनट का वक्त देता हूँ कि वो अपनी बातों को रखें। और सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के मनोरंजन कुमार जी से। सर 2 मिनट है, विधानसभा चुनाव नज़दीक है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं जय श्री राम का उद्घोष करना चाहूंगा आप लोग भी मेरे साथ बोलें, जय श्री राम। ओम हर 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 महादेव। मैं बता दूं तो कि हमारे विधायक माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी यहाँ पिछले 15 सालों से लगातार विधायक हैं और सरकार में विभिन्न पदों पर को सुशोभित करते रहे हैं। जब वो पथ निर्माण विभाग के मंत्री थे तो उन्होंने चितरंजन रोड, कवैया रोड, परचना रोड
बिजली ऑफिस से पेट्रोल पंप NS तक, गुनसागर से शिवसोना तक, ये सारा PWD से रोड बनवाने का प्रयास किया और कर रहे हैं। फिर हथदा बरहिया तक गंगा किनारे पथ निर्माण करवाया। बरहिया से सुरजी चक तक पथ निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, भूमि अधिग्रहण का काम चल रहा है। यहाँ पर ITI, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, ANM कॉलेज, GNM कॉलेज खोला गया। महिला ITI केतरहट में निर्माणाधीन है। क्यूल नदी पर RCC ब्रिज प्रस्तावित है, निर्माण चल रहा है। बेली ब्रिज भी प्रस्तावित है। मोकामा से मुंगेर तक 5100 करोड़ 5100 करोड़ के लागत से एक्सप्रेसवे का निर्माण बनाने की प्रक्रिया चल रही है। प्रत्येक पंचायत में इन्होंने पुस्तकालय या सामुदायिक भवन बनवाया है। हर घर में बिजली पहुंचाने का काम किया। बरहिया में तेलहन के लिए वहाँ इंस्टीट्यूट बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, जिसको इन्होंने दलहन में परिवर्तित करवाया है। टोपो लैंड वालों को बहुत परेशानी हो रही थी, उनको उस दिशा में सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। और NDA की सरकार ने जो एक ऐतिहासिक फैसला लिया है नीतीश जी के नेतृत्व में, वो है कि अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट पर ही शिक्षकों की बहाली होगी। ये सारे काम में निश्चय ही हमारे सांसद माननीय मंत्री भारत सरकार राजीव रंजन सिंह का बहुत योगदान रहा है और दोनों कंधे से कंधा मिलाकर इस क्षेत्र का विकास करने में अग्रणी भूमिका निभाए हैं। अब मैं JDU से अरविंद जी के पास जाऊंगा। सर, 2 महीने बाद चुनाव है, क्या तैयारियां हैं आपकी? 2 मिनट सर, अपनी बातों को रखिए। हेलो, 2 महीने के बाद जो चुनाव है उसकी तैयारियां जनता कर रखी है। माननीय नीतीश जी के रीजन में जब से वो मुख्यमंत्री हुए हैं हर क्षेत्र में काम किए हैं, और ललन बाबू जब से यहाँ हैं तब से एक भी जगह ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ है, इसलिए जनता वोट देगी। धन्यवाद। मैं कांग्रेस से मैम कुमारी सोनी जी से एक आग्रह करूँगा। मैम 2 मिनट का वक्त है आपके पास, क्या तैयारियां हैं चुनाव की? पहले मैं यहाँ उपस्थित मेरे सभी सम्मानित गार्जियन को नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, जो इस सभा में आकर, और ये अच्छी पहल है प्रभात खबर की तरफ से कि पब्लिक व्यू ले रही है और नेता का भी व्यू देख रही है। तो मैं आप सबका तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। और रहा बात तैयारी की, तो तैयारी तो बहुत ज़ोर शोर से हो रही है। और कांग्रेस की जहाँ तक बात हुई है, पहले तो आपने देखा होगा कि महिला कांग्रेस नहीं एक्टिव थी, कांग्रेस ही भारी था। लेकिन अब जब आपको पता है कि जब महिला एक्टिव कहीं भी हो जाती है तो महिला तो 1-1-11 करती है, 1-1-2 नहीं करती है। तो अब महिला कांग्रेस ज़्यादा एक्टिव हो गई है। और इस बार की जो तैयारी है, चुनौती का सामना हम करने को तैयार हैं। और विजय सिन्हा जी जो निकम्मी सरकार है, जो अभी हमारे मनोरंजन जी बोले कि रोड बनाई है, बाढ़ से पीड़ित है, टाल योजना, जो भी इन्होंने कहा, खैर मैं विस्तार से आगे चलूंगी, 1 by 1 चलूंगी। इनके बातों को मैं खारिज करती हूँ। और मैं क्या, यहाँ उपस्थित लखीसराय की पूरी जनता खारिज करती है, क्योंकि यह ऐसी सरकार है जिसको कोई भी चिंता नहीं है कि जनता कैसी है। अगर उनको चिंता होती तो ऐसे हमारी जनता को बदहाली स्थिति में नहीं रहने देती। आज ही का ब्यौरा देख लीजिए। आज जब आप देख रही है बाढ़ से हमारी जनता पीड़ित है, और यह समस्या एक दिन की नहीं है, यह समस्या हर साल की है। क्यूल नदी और गंगा नदी दोनों का समागम है यहाँ, और यह समस्या इतना गंभीर है कि लोग बेघर हैं, जानवर से लेकर आदमी तक डूबने मरने की स्थिति है। तो सरकार सोई क्यों है? आप सोए हो, लेकिन जनता रो रही है। इसका हिसाब कौन करेगा? इसका हिसाब इस चुनाव में जनता करेगा। और आपको तैयार होना पड़ेगा। आपको सिर्फ मुख्यमंत्री बनकर बैठकर जनता को रुलाने का अधिकार नहीं दिया गया है। पहला अधिकार आपका है यहाँ रोती हुई जनता का आंसू पोंछना, जो कि आप
ना आ रहे हैं, ना दुख सुन रहे हैं, ना गुहार किसी भी पार्टी के आदमी लगा रहा है, उस पर कोई संज्ञान ले रहे हैं, तो जनता इस बार आपको कड़ी विरोध करेगी और आप मुंह के बल गिरने वाले हैं। अब मैं इस विधानसभा के पूर्व विधायक फुलेना जी से कहूंगा, सर चुनाव है अगले 2 महीने, आरजेडी क्या तैयारियां हैं? आरजेडी जो पार्टी है हमारी जन जन में पहुंची हुई है। आदरणीय हम लोग के नेता लालू प्रसाद यादव जी का जब यहाँ उद्धव भय हुआ, उन्होंने उन गरीबों को जिनको थाना, ब्लॉक और जिला घुसने नहीं दिया जाता था, जिनको कुर्सी पर बैठने नहीं दिया जाता था, जिनको बोलने का अधिकार नहीं था, उनको उन्होंने ज़मीन से खड़ा किया। आज बिहार में जितने भी नेता दिख रहे हैं, सबका देन लालू प्रसाद यादव जी हैं। उन्होंने ही सबको जगाया और उन्हीं के बल पर सब लोग आज स्टेज पर खड़ा हुए। आज देखने में बिहार में सब नेता अपनी अपनी जाति का पार्टी बनाकर सामने खड़े हैं। हमारी पार्टी मजबूत है, ज़मीन से जुड़ी हुई है और हमारी पार्टी यहाँ हर ढंग से मजबूत है। भाजपा की जो सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है। भाजपा को यह पता नहीं चलता है कि महंगाई कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। उनको यह नहीं पता है कितने % लोग करोड़पति हैं, कितने % लोग गाड़ी चढ़ते हैं, कितने % लोग टेम्पू पे चलते हैं। इसका आकलन भाजपा नहीं करती है। उसका जितना भी वित्तीय काम होता है, वो सारा काम उसका पूंजीपतियों के लिए होता है। आज महंगाई इतनी चरम सीमा पर बढ़ते जा रही है जिसका कोई आकलन नहीं है। गरीब हमारे गरीब होते जा रहे हैं, अमीर हमारे अमीर होते जा रहे हैं। यह कोई तरीका नहीं है, क्योंकि जो भी महंगाई है, जो भी टैक्स हम लोग देते हैं, खाना से लेकर दवा तक हर चीज़ का पैसा टैक्स के रूप में सरकार के पास जाता है और उसका वहन जनता करती है। चाहे वो टाल में रहने वाला एक भैंस खिलाकर अपना जीवन पालने वाला गरीब हो या टाउन में रहने वाला गाड़ी पर चढ़ने वाला हो, दोनों का एक ही ढंग से टैक्स दिया जाता है। भारत, इसलिए हमें कहना चाहता हूं कि भाजपा की सरकार ने यहाँ के लोगों को बहुत सताया है, बहुत दबाया है। और हम लोगों की सरकार अगर बनी तो फिर हमारे जो लोग हैं, जिनको लालू जी ने ज़मीन से उठा के रोड पे लाया, वो लोग रोड पे आके और फिर हमारी व्यवस्था जब बनेगी, इन लोग को खुशहाली आएगा और सब लोग इस महंगाई को रोकेंगे, इस भ्रष्टाचार को रोकेंगे। आज जो हमारी सरकार विफल हो चुकी है, कहीं लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में नहीं है, पदाधिकारी किसी के कंट्रोल में नहीं है, चाहे वो MLA हो, चाहे डिप्टी CM हो, चाहे मंत्री हो, सबका भाव बराबर है बिहार में। किसी पदाधिकारी को बोलने का किसी को ताकत नहीं है। जनता MLA को चुनता है अपना घरेलू नेता समझ के। जनता MLA को इसलिए नहीं चुनता है कि आप हेलीकॉप्टर से आइए और जाइए। जनता को प्रतिदिन जरूरत पड़ती है। किसी को CO के यहाँ जरूरत पड़ता है, किसी को SP के यहाँ जरूरत पड़ता है, किसी को DSP के यहाँ जरूरत पड़ता है, प्रतिदिन जरूरत पड़ता है, किसी को हॉस्पिटल में जरूरत पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ के जो MLA हैं, उनको इससे मतलब नहीं है। वो 10-20 गाड़ी का काफिला है, उसी में मस्त हैं। जनता उनसे काफ़ी नाराज है। जय हिंद। रजनीश जी, इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए और इस आयोजन में जितने भी हमारे लखीसराय के मतदाता उपस्थित हैं, सभी का पहले क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। वर्तमान इलेक्शन के परिप्रेक्ष्य में जो आपने प्रश्न किया, स्पष्ट है कि कोई भी नेता क्यों चुनता है, विधायक हम क्यों चुनते हैं। यह सर्वविदित है। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ प्रशासन, पारदर्शी कार्रवाई निष्पक्ष रूप से हो, इसी के लिए हम अपना डेलीगेट चुनते हैं, ताकि हमारे बदले उस मंच पर वो जाके हमारी बात को रखे। हो क्या रहा है लखीसराय में? यहाँ रिश्वत का राज है, शोषण का माहौल है, और राजनीति में क्या हो रही है और धमकी का राजनीति लखीसराय में स्थापित हुआ है इस विधायक के रीजन में। हम स्पष्ट कहेंगे कि आज जो लखीसराय की परिस्थिति है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकारियों ने, ये वर्तमान सरकार के नेतृत्व में राजतंत्र को स्थापित किया है। यहाँ लोकतंत्र लखीसराय में नहीं है। कोई भी विपक्षी या कोई भी आम जनता अपनी बात को नहीं रख सकता है। मैं ओपनली कहता हूँ
इतने साथी यहाँ उपलब्ध हैं, एक भी ईमानदारी से बता दें कि जन्म से लेके मृत्यु तक में केंद्र और भारत सरकार का 29 जन कल्याणकारी योजना चलता है। जन्म प्रमाण पत्र बनाने से लेके मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने तक में अगर बिना रुपया दिए हुए किन्हीं का बन गया है, वो हाथ उठा के बता दें कि क्या उसमें पैसा नहीं लगा है। मैं दावे से कहता हूं कि बिना पैसा का एक भी काम इस सरकार में नहीं होती है। अभी स्थिति क्या है, आप लखीसराय में हमारे गार्जियन भी हैं, भाजपा के बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, उन्होंने विकास का लंबा फहरिस्त गिनाया। हम कहते हैं कि दोनों भाई चलें, सभी स्कूल में शिक्षा का हाल देख ले। अगर स्कूल है तो टीचर नहीं, जहाँ टीचर है वहाँ बच्चे नहीं। अस्पताल है, अस्पताल के सामने देख लें, अगर ये चप्पल पहन के अस्पताल इलाज करवाने के लिए चल जाएंगे, हम इनका मुरीद हो जाएंगे। वहीं सीएम, डिप्टी सीएम का आवास है, चकाचक देख लीजिए, रोड पर चुनना का डेली 3 दिन में चुनना पड़ता है, और वहीं टीन के सहारे अस्पताल इलाज के लिए जाना पड़ता है। आज ही एक पोस्ट किए हैं यहीं बगल में, यहाँ से 7 किलोमीटर दूर पर अमहरा पंचायत में रामनगर गांव है। यहाँ के लिस्ट में, सीओ के लिस्ट में वहाँ नाव है, लेकिन वहाँ का देख लीजिए, 4 गो जो टीना, जो डालडा वाला कंटर होता है, उस पर काट करके प्रसव वाली जो महिला है उस बैठ करके वो सड़क पर जा रही है। यही इनका विकास है, यही इनका विकास है। तो विकास नहीं, ये केवल कागजी बात करते हैं। धरातल पर इनका एक भी काम नहीं है। कमीशन भरा है, भ्रष्टाचार भरा है, घुसखोरी भरी है और धमकी भरा है। विपक्ष का कोई भी आएगा उसको धमकी से ये दबाएंगे, काम करके नहीं दबाएंगे। इसीलिए इनका चुनाव करना जनता के लिए बहुत बड़ा एक धोखा साबित हो रहा है, और ऐसी दोबारा गलती जनता नहीं करेगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए, ये कार्यक्रम 2 भागों में बटा हुआ है। पहला मेहमानों का इंट्रो और उनकी बातें, और दूसरा जनता के सवाल। अब हम आपके पास आएंगे, आप अपने सवाल अपने जनप्रतिनिधियों से पूछिएगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि सवाल छोटा रहे, और जिनसे पूछना हो आप उनकी तरफ इंगित करिएगा। जिनको सवाल करना है आप हाथ उठाइए। मेरा नाम दीपक वर्मा है। सवाल है आपका। मेरा प्रश्न बीजेपी के जो प्रवक्ता यहाँ पे उपस्थित हैं उनसे हम पूछना चाहते हैं कि हमारे विधायक विजय कुमार सिन्हा जी लगातार विधायक बनते आ रहे हैं, मगर हमारे लखीसराय के छात्रों के हित में कोई काम नहीं किया गया है। यहाँ तक वो बताए कि ये कॉलेज वो कॉलेज खुल गया, मगर साधारण यहाँ पीजी की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण छात्र छात्राएं पलायन करने पर मजबूर होते हैं और गरीब छात्र की पढ़ाई छूट जाती है। उसके साथ साथ आप देख लीजिए, प्राथमिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, उस शिक्षा के हालात बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, अव्यवस्थित हो चुकी है। और यहाँ तक कि नहीं, उस बच्चे के भवन निर्माण के लिए जो पैसा आते हैं, विजय सिन्हा के परिवार और उसके चमचे और ठेकेदार उस पैसे को लूट लिए जाते हैं, और बच्चे के विद्यालय जो एक कहा जाए समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को शिक्षित करने के लिए एकमात्र व्यवस्था होता है विद्यालय, उसी को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए इस बार सर, एजुकेशन से लेके सवाल है। पहली बात तो मैं बताऊं कि जहां तक विद्यालयों की बात है, अभी इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू किया। स्नातकोत्तर के कई विषयों की पढ़ाई केसेस कॉलेज में हो रही है, विज्ञान के विषयों की नहीं हो रही है। कला के क्षेत्र में कई विषयों की पढ़ाई यहाँ पीजी की हो रही है। ये हम लोगों के संज्ञान में होनी चाहिए। रही बात दूसरी की शिक्षा व्यवस्था पर आपने सवाल किया, भवन निर्माण पे सवाल किया। आज से 20 साल पहले कितने विद्यालयों को भवन था और कितने को आज है, ये सब लोग खुली आंख से देख सकते हैं। ये झूठ बोलने वाली, सच बोलने वाली बात नहीं है, ये आप देख सकते हैं जाकर के। और रही विद्यार्थियों की बात, तो अभी हमारी कांग्रेस की महिला प्रतिनिधि आदरणीय हैं, उनको हमारे नगर परिषद अध्यक्ष दिखा रहे थे कि देखिए कितने बच्चे विद्यालय से निकल के जा रहे हैं। मतलब अब तक विद्यालय चल रहा है, ये प्रामाणिकता है इस बात की कि कितने विद्यालय बच्चे आ रहे हैं, और बच्चे यदि विद्यालय में आ रहे हैं तो पढ़ाई हो रही है। ये बात सच है कि इवन द बेस्ट कैन बी इम्प्रूव।
जो सर्वोत्तम है उसको भी इम्प्रूव किया जा सकता है और वो इम्प्रूवमेंट की प्रक्रिया जारी है। रही बात और विद्यार्थियों को सुविधा के लिए, तो टेक्निकल एजुकेशन में जो बच्चे जाते हैं उनके लिए क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी सरकार ने दे रखी है। मान्यवर जरा आप प्रयास करें और वहाँ कोई पैसा नहीं लगेगा, बिना पैसा के होगा। रजनीश जी हमारे अनुज हैं, जो कहे हम उनकी बात मान लेते हैं, लेकिन सच्ची बात है वहाँ कोई पैसा नहीं लगेगा। वहाँ की पदाधिकारी से हमने कई बार प्रयास किया और लोगों को बगैर रिश्वत दिए उनका काम हुआ है। राजेंद्र प्रसाद साहू, राष्ट्रीय जनता दल जिलाध्यक्ष बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ। अभी प्रवक्ता भाजपा बड़ी सफाई दी है कि शिक्षा में इनका बहुत बेहतरीन प्रदर्शन है। ये खुश इस बात से हैं कि विद्यार्थी पढ़ रहा है, स्कूली व्यवस्था जिंदा है। इनके अपने क्षेत्र का दुर्गा बालिका महिला के लिए हाई स्कूल और मिडिल स्कूल, जो उसका अपना बिल्डिंग था, 8 साल पहले ध्वस्त हो गया जर्जर हालत के कारण, और इसमें चल रहा 2-2 विद्यालय में चल रहा है। और जब भी ये आते हैं विजय सिन्हा, लोग आरती उतारता है। इनको ये समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर ये पढ़ने का माहौल है विद्यार्थियों के लिए, खास करके छात्राओं के लिए। सवाल क्या? तो सवाल यह है कि जनता इस बार जवाब देगी। सर सवाल एजुकेशन से ही है, तो मुझे लगता है कि इसका जवाब दे चुके हैं आप, इसका कोई मतलब नहीं है। उधर कोई सवाल? मैं सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, उसी से संबंधित प्रश्न ही ध्यानाकर्षण सत्ता पक्ष के जो लोग हैं उनका ध्यानाकर्षण करूंगा। और यहाँ विद्वान अधिवक्ता, शिक्षक और छात्र के हिमायती रहमदिल रहनुमा रजनीश बाबू हैं, सभी यहाँ हैं, उनके समक्ष में रखना चाहता हूँ। रोजगार के डोमिसाइल नीति से बिहार के युवाओं महिलाओं को विशेष अवसर मिल सकेगा। सरकार को इसके लिए बहुत बहुत आभार। कुछ बिंदुओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। राज्य में एकमात्र डेंटल कॉलेज यहाँ है बिहार में, जबकि प्रतिभावान छात्र बिहार के बाहर भी अपनी प्रतिभा का परचम लहराकर उत्तम परीक्षा फल प्राप्त कर PPSC में भी अपनी प्रतिभा का परचम लहराकर निराश है, क्योंकि सरकार के एक निर्देश के अनुसार यदि राज्य के बाहर में पढ़े और वहां से डिग्री लाएं तो बिहार के निवासी नहीं जाएंगे। यह निर्णय न्यायोचित नहीं जान पड़ता है। बहुत बहुत। अरविंद जी, आपसे सवाल है डोमिसाइल नीति को लेके, कि उनमें खामियां हैं, जवाब दीजिए इसका। इनका जो कहना हुआ उस पे सरकार प्रयास कर रही है, बहुत जल्द हो जाएगी। सुनील कुमार, किससे सवाल? लखीसराय सुनील कुमार, CPM जिला सचिव मंडल के सदस्य। सवाल है हमारे जो भाजपा के यहाँ क्या है, ये भाजपा के प्रवक्ता भैया ने बहुत कुछ बोले, हमको अच्छा लगा सुन करके, लेकिन मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि बगल में जमुई में सुमित सिंह जी ने 13 करोड़ की लागत से डिग्री कॉलेज के शिलान्यास कर दिए, और वो तो शिलान्यास किए 13 करोड़ की लागत से सेंक्शन हुआ पैसा, वो तो बनेगा ही डिग्री कॉलेज। लेकिन मेरे लखीसराय में 40 साल से एक बिल्डिंग बना हुआ है, श्री आर लाल महाविद्यालय, और वैसा बिल्डिंग पूरे लखीसराय जिला में सरकारी हो या गैर सरकारी हो किसी का बिल्डिंग नहीं है। उसके बावजूद भी आज तक सरकारी नहीं हुआ, तो हम पूछते हैं कि पूरी सरकार फैल है, यहाँ पे पूरी सरकारी तंत्र फैल है। जब डिग्री कॉलेज में विद्यार्थी पढ़ेंगे नहीं, उस शिक्षा लेंगे नहीं, तो उसे नौकरी कहां से मिलेगा? हमको जरा भी बताइए। सवाल है नौकरी कहां से उसको मिले? सर, नौकरियों को लेकर सवाल है। बिहार में नौकरियों का एक बड़ा मुद्दा है। निश्चय ही, और प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, सब जगह नौकरियां लग रही हैं और वैकेंसीज भी आ रही है, और महिलाओं के लिए उसमें प्रत्येक जगह आरक्षण दिया गया है। आपने कहा आरलाल कॉलेज को, तो ये गवर्नमेंट एडेड कॉलेज बनाया गया था सरकारी नीति के अंतर्गत। सर, आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है, लेकिन ये प्रश्न पिछले सरकारों से भी पूछे होते तो अच्छा लगता, जो कि 40-40 साल से कॉलेज चल रहा था, एक पैसा सरकारी उसको अनुदान नहीं मिलता था। इस बार की सरकार ने सारे उस समय के महाविद्यालयों को सरकारी अनुदान देने का प्रयास किया है। सारे महाविद्यालयों पे घेराबंदी की, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया गया है, वहाँ पढ़ाई भी हो रही है।
उसको और सुनियोजित करने तरीके से किए जाने की ज़रूरत है। हमारा नाम संजय कुमार चंद्रवंशी है और हम आरजेडी का सदस्य हैं। हम प्रवक्ता बीजेपी के प्रवक्ता साहब से हम यह पूछना चाहेंगे कि ये उदाहरण जो देते हैं और ये उदाहरण देते हैं और इनकी आने आका भी उदाहरण यही देते हैं कि पिछले 70 वर्ष में आने वो फलना पार्टी आने क्या किए। अरे फलना पार्टी के जो नहीं किया उसके बाद ही आपको लाया गया, इसलिए लाया गया कि आप काम करेंगे, लेकिन आप तो उससे बदतर स्थिति, आप कोई काम कर ही नहीं रहे हैं। आज यहाँ लखीसराय के लिए 3 बार आपको यानी 4 बार आपको यहाँ पर यानी विधायक बनाया। यहाँ का खुशखबरी है कि यहाँ का यानी डिप्टी सीएम भी है, लेकिन इनके रहने के बावजूद भी आज एक महिला कॉलेज नहीं खोल सके, नहीं स्थापित कर सके। बड़ा दुखद है। और आज ये पुल का निर्माण हो रहा है, आज बरसों से हम सुन रहे हैं कि आज कर देंगे, कल कर देंगे, आज हो जाएंगे, और फिर यही गुजर रहा है। और दूसरा, आज तक एक सुई के भी फैक्ट्री नहीं खोल पाए यहाँ डिप्टी सीएम रहते हुए। बड़ा दुखद है। तो हम यही कहेंगे प्रवक्ता साहब से, ये महिला कॉलेज और यहाँ एक कल कारखाना जो भी हो, जहाँ के यहाँ का मजदूर, यहाँ किसान लोग का आबादी अधिक है, मजदूर का आबादी अधिक है, उसके काम के लिए, उसके रोजगार के लिए हम इसकी व्यवस्था यानी कब तक कर देंगे। सर, रोजगार और शिक्षा को लेकर सवाल है कि डिप्टी सीएम आते हैं, यहाँ से विधायक हैं 4 बार के, और अब तक यहाँ पे एक महिला कॉलेज नहीं बन पाया है। सबसे पहले आपके प्रश्नों का मैं सैल्यूट करता हूँ, लेकिन एक चीज़ बता दूँ, भारतीय जनता पार्टी में, जनता दल यू में आका नाम का कोई शब्द नहीं होता है। ये वहाँ होता है जहाँ की वंशवादी परंपरा के अंतर्गत लोग शासन करते हैं, वहाँ पर आका होते हैं। हमारे यहाँ सबों की बात सभी लोग सुनते हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि पहले तो यहाँ पर घोर इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव था, और यहाँ कृषि योग्य भूमि ज़्यादा है। इंडस्ट्रियल लैंड के लिए लोग ज़्यादातर बैरन लैंड को पसंद करते हैं, जहाँ पर कि कृषि नहीं हो। यहाँ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में कई महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं। वैसे आपकी इन बातों को अगले सेशन के लिए भी रखा जाएगा। सर, जो प्रगति होती है वो चरणबद्ध तरीके से होती है, एक ही साथ सारे क्षेत्र में प्रगति नहीं हो सकती। सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम मौसम कुमार पटेल हुआ, प्रवक्ता युवा जदयू लखीसराय। मेरा सवाल महागठबंधन से है कि आज जो एक मैम सवाल उठाई थी कि बाढ़ आते ही सरकार कुछ नहीं करते। हम याद दिला देते हैं मैम को कि जब पिछली बार बाढ़ आती थी पहले, तो यही पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी कहते थे, अरे तुम्हारा घर पर गंगा गया है, उसको पूजा करो। आज हमारी सरकार जितनी होती है उतनी हमारी सरकार मदद करती है, चाहे वो नाई का व्यवस्था हो या रसोईया का व्यवस्था हो या फिर सूखा भोजन। सवाल क्या है? सूखा भोजन का व्यवस्था हो। हम सवाल यही है कि जो अगर काम हो रहा है उसको भी गुणगान कीजिए। विपक्ष में रहने का ये मतलब नहीं है कि काम होता है उसको भी झाप दीजिए। मैम, आपको जवाब देना है कि विपक्ष में रहते हुए सरकार के सही कामों का गुणगान। बिल्कुल, हाँ, आपके सवाल को मैं ले रही हूँ। आप बिल्कुल सही कहें कि लालू यादव जी बोले कि गंगा जी आई है, उनका पूजा करो। उसका मतलब यह नहीं है कि वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं। वह यह कहना चाह रहे हैं, जैसे आप लोग क्या है, बीजेपी जदयू ये क्या कहता है, जय श्री राम। स्टार्ट हुआ प्रोग्राम तो जय श्री राम का नारा लगा। वैसे ही अगर वो गंगा जी की बात कह दिए तो आपको चुभने क्यों लगी? गंगा जी तो आदरणीय हैं। हमारी बढ़ैया की धरती पर गंगा के आंचल में ही हम सब रहते हैं। अगर वो कह रहे हैं कि उनका आगमन हो गया है, इसका मतलब ये नहीं कर रहे हैं कि आप लोग व्यवस्था मत करिए और उसमें हमारे ग्रामवासी डूब के मर जाएं। पूजा करना अलग बात हो गया, वो उस संदर्भ में बोल रहे हैं। और कह रहे हैं आप कि व्यवस्था हमारी करती है, तो आप ये बताइए, किसी एक जगह का बताइए। अभी बाढ़ 4-5 दिन से पूरा पानी पूरा लखीसराय में डूब रही है जनता। कहाँ गए हैं आपके पदाधिकारी? कहाँ गए हैं आपके उप मुख्यमंत्री? कहाँ हैं आपके जिला अध्यक्ष? कोई तो नहीं दिख रहा है। इवन आश्वासन देने भी आ जाते हैं तो चैनल तो आपको पता है आप ही लोग का राज चल रहा है। चैनल तो सब जगह दिखाता है। हम लोग तो अपना फेसबुक के जरिए ही कुछ काम दिखाते हैं। हम लोग की तो औकात ही नहीं है आप लोग से भिड़ने की। हमारा जवाब तो हमारा जनता देगा।
जाएगा, क्योंकि हमको जनता देखता है, आप लोग को टीवी और मीडिया देखता है। तो आपका काम दिखाने का काम मीडिया वालों को है, जो कि आप मूर्ख बनाते हैं। अच्छा, जनता के बीच में जाइएगा ना तो थोड़ा सा आप लोग को शर्म रखना चाहिए कि आप इस पे राजनीति कर रहे हैं। हमारे ग्राम के, हमारे राज्य के आदमी डूब रहे हैं। जाके देखिए, अभी मैं सुबह प्रोग्राम करके आई हूँ, भूख से बच्चे बिलक रहे हैं अपना घर छोड़ के। आपको वो चीज़ अभी अनुभव नहीं होगा, क्योंकि आप नेता हैं, प्रवक्ता हैं या कार्यकर्ता हैं, और वो भी पक्ष के हैं। तो हम लोग को तो हिम्मत ही नहीं है जो आप लोगों से टकरा जाए। हमारे ऊपर भी आप लोग पता नहीं क्या क्या करवा देंगे, लेकिन फिर भी हम ताकत रखते हैं, क्योंकि वो लोकतंत्र है। मैं भाजपा के प्रवक्ता महोदय से पूछना चाहूँगा कि इतने दिनों से 1100 पेंशन क्यों नहीं हुआ भाई गरीब गुरबा के लिए, क्यों नहीं हुआ? और ये बिजली मुफ्त हो गई 125 यूनिट, लोग बल्ले बल्ले हैं। लेकिन याद रखिएगा, आपका इंतजार हो रहा है, जनता सोच रही है, मन बना चुकी है, और आपको जवाब मिलेगा। हाँ, इससे पहले बिजली क्यों नहीं मुफ्त हुई, और 1100 रुपया चुनाव के वक्त में ही क्यों? अभी जरा इसके पहले कुछ बोलूं, एक लाइन पहले बोल दूं सोनी जी के लिए कि हमारे जय श्री राम बोलने पर आपको आपत्ति क्यों होती है, मैं ये जानना चाहता हूं। जय श्री राम मैं यहाँ नहीं बोलूंगा तो पाकिस्तान में जाकर बोलूंगा। आपत्ति 22%, मैडम आपत्ति बिल्कुल नहीं होती है, इसलिए कि 22% श्री राम जी हमारे भी आदरणीय हैं, उन्हीं वो पुरुषोत्तम राम है, वो हमारे भी परम गुरु हैं। ये मैं वो नहीं कर रही। जब आपके कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि लालू यादव जी गंगा जी के आने पर मजाक उड़ा रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि हमारा नेता काम किया है। अरे भैया, गंगा जी के आने से प्रणाम करने का बात और काम करने दोनों दो चीज है। और रहा बिजली का बात, अभी देखिए जनरेटर आपके सामने चल रहा है, मुफ्त बिजली 125। जब से मुफ्त हुई है तब से सरकार लाइटें काट दी है। जब लाइटें नहीं रहेगा तो मुफ्त का क्या करिएगा आप लोग, ढोल बजाइएगा। दूसरी बात रही कि भाजपा से डरने की बात, तो आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भाजपा अपने शासनकाल में, एनडीए के शासनकाल में इमरजेंसी नहीं लगाएगी। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें। कितना दिन इमरजेंसी का गुणगान करिएगा? इतिहास के पीछे जाने का बीमारी आप लोग अभी तक खत्म नहीं हुआ। वर्तमान में 20 साल से सरकार है, तो आप लोग कहाँ चले गए? वर्तमान का काम का गुणगान करिए ना, इतिहास के पीछे। ठीक है, आपको इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाई, आप बड़ी परेशान हो गए। अभी तो इमरजेंसी से भी खतरनाक सब लागू हो गया कि जनता जीने मुश्किल हो गया। अभी कल का देखिए ना, बढ़ैया में केस हुआ है कि चक्कू लग गया, रेफरल अस्पताल में कुछ नहीं ठिकाना है, धरना करो, प्रदर्शन करो। विजय सिन्हा जी को तो इतना न पद बढ़ गया, पैसा पे खरीद के ना जनता सबको अशिक्षित कर दिया। क्योंकि स्कूल के नाम पर देखिए, अभी हमारे क्या बोले, अभी तुरंत बोले कि हमारे महोदय मैडम को स्कूल दिखा रहे हैं कि बच्चे आ रहे हैं। ये नहीं दिखा रहे हैं, ये 8 साल से 2 स्कूल एक बरामदा में चल रहा है और सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। बच्चों का भविष्य बिगाड़ा जा रहा है, फ्री में टीचर को पैसा और सैलरी दिया जा रहा है। और फिर क्या, बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो देश क्या बनेगा? ऐसे आप अंगूठा छाप वोट लीजिएगा, दारू और शराब बांट के। वही अब चाह रहे हैं कि हमारा राजनीति चलते रहे, चमकते रहे, जनता शिक्षित ना हो, शिक्षित नहीं हो, अपना अधिकार नहीं पहचाने, तभी तो आप गुलाम बना के रखिएगा। जिसको गुलाम बनाने का फितरत है वो क्यों शिक्षित करेगा जनता को? ठीक है, हम सवाल ले लेते हैं। सर रुक जाइए 1 मिनट। और मजेदार हालत ये है कि जिस इमरजेंसी में कांग्रेस ने जिसको मारा वो लोग साथ आ गए हैं आज। अब किस डर से आई है हमें नहीं पता। आपके पास इमरजेंसी छोड़ के और कोई मुद्दा है? 20 साल का मुद्दा काम कर दीजिए ना। जनता पूछ रही है, बाढ़ आई है, कितना दिन नेता गया भोजन देने? आपको तो बाढ़ आने के पहले व्यवस्था करना चाहिए। वो भी आपके विधायक विजय सिन्हा 20 साल से विधायक है, उनको नहीं पता है बढ़ैया का जल स्तर बढ़ जाता है, बाढ़ आता है। बाढ़ के आने के पहले सुरक्षा महिलाओं को, बेटियों को, बच्चों को, गांव वालों को देना चाहिए। कि बच्चे अब क्या समझ रहे, गांव वाले भिखारी हैं कि कहेंगे कि हमको खाना दीजिए, पीना दीजिए? आप व्यवस्था सरकार में आपका धर्म बनता है, आप कोई मर्जी नहीं करते हैं। ये जनता का अधिकार है कि आप उनका व्यवस्था करिए। आप उनके पैसे से चमक रहे हैं, उनका हिस्सा खा रहे हैं और उनको धर्म के नाम पर, राम हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। या कोई राम हिंदू या मुस्लिम नहीं, सारे भारतवासी हैं, सब राम के भी भक्त हैं, सब
मुसलमान हैं सो अल्लाह के भी भक्त हैं। धर्म से अब राजनीति करना बंद करिए। ठीक है, हम अगला सवाल ले लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? क्या आसान है। किससे सवाल आपका? हमारा सवाल बिहार का विनाश करने वाले राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के नेताओं से है। आज आप जब पटना से चले होंगे तो देखे होंगे कि हर तरफ चमचमाती सड़कें थी, बिजली थी और आधारभूत संरचना की सारी चीज़ें थी, शिक्षा व्यवस्था है और सारी चीज़ें। तो क्यों चुने हम लोग तेजस्वी को? क्या फिर से बिहार में जंगल राज लाना चाहते हैं? फिर से बिहार में अपराध लाना चाहते हैं? क्या फिर से बिहार की शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर देना चाहते हैं? क्या फिर से आप चरवाहा विद्यालय खोलना चाहते हैं? क्या फिर से आप महाज घोटाला करना चाहते हैं? क्या फिर से आप किसानों का चारा खाना चाहते हैं? क्यों चुने बिहार को तेजस्वी को? क्योंकि आपके नेता भ्रष्टाचारी हैं, इसलिए। लेना सिंह जी, आपसे सवाल कि क्यों चुने तेजस्वी को? मैं अपने नौजवानों से कहना चाहूँगा कि जिस राज को जंगल राज कहा जाता है, आप उस समय लगता है बच्चे होंगे या पैदा नहीं हुए होंगे। आप अपने पिताजी से पूछिए, आप अपने पिताजी से पूछिए और अपने बाबा से पूछिए कि आप लोगों की स्थिति क्या थी। 90 से लालू यादव जी ने सरकार बनाई, उसके पहले आपकी स्थिति क्या थी? आपको बोलने का अधिकार नहीं था, आपको बैठने का अधिकार नहीं था, आपको जितने भी पदाधिकारी हैं उनके ऑफिस में घुसने का अधिकार नहीं था। लालू यादव जी जिन्होंने जो काम किया, उस समय बिहार के जनता का मांग वही था कि उसको मनोबल दिया जाए, उसको ताकत दिया जाए और सबका मान बराबर हो। ना कोई जमींदार होगा, ना कोई गरीब होगा, ना कोई डोम होगा, ना कोई मारवाड़ी होगा, सबको एक बराबर में लाया जाए। वही काम लालू यादव जी ने किया है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को क्यों वोट दें। मैं कहना चाहता हूं नौजवान, आपको याद करिए 2019 का 20 का चुनाव। तेजस्वी यादव जी ने घोषणा किया था कि मैं अपने कलम से सरकार बनने के बाद 10 लाख नौकरियां दूंगा। उस समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मजाक उड़ाया करते थे कि बाप के घर से पैसा लाएगा, बाप इसका जेल में है, जेल से पैसा भेजेगा। याद करिए 15 साल के मुख्यमंत्री, मैं मानता था कि हिंदुस्तान में सबसे विजनरी वाले मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी थे और उनका यह स्टेटमेंट आया था कि बाप के घर से पैसा लाके देगा। कहां से पैसा लाके देगा? लेकिन वह दिन भी आपको दिखाया गया कि तेजस्वी को थोड़ा सा मौका मुख्यमंत्री के बगल में जाने का मिला। इन्होंने उसी मुख्यमंत्री से कलम खुलवाया और आने लगा तो आज नौकरियों का बाढ़ आ गया। और क्या मजाक करते तेजस्वी को क्यों दें? तेजस्वी जी ने जितना दिन ही आया है, तेजस्वी पर अंगुली उठाइए। आप तेजस्वी पर अंगुली उठा के कहिए कि तेजस्वी ने नौकरी में भ्रष्टाचार किया है। किसके साथ क्या किया है वो तेजस्वी पर बोलिए। आज के लीडर तेजस्वी हैं, वही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और बिहार की जनता उन्हीं को चुन रही है। उनका भी 15 से लेकर 25 हुआ, 10 साल से राजनीति में हैं। उन पर बोलिए, उन्होंने सिखा दिया। मैं ज़्यादा क्या बोलूँगा नौजवान, लेकिन तेजस्वी जी ने जो आगे किया, मजबूर होके एनडीए की सरकार उसको करना शुरू किया। आज जो घोषणा हुआ माई बहन योजना या जो हुआ वृद्धा पेंशन, बिजली का, आज तक क्यों नहीं हुआ? इसका भी जवाब दे सरकार। आज तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब देखा कि तेजस्वी इस बात को लाया सामने तो उसको लाके लिपापोती किया जा रहा है। जनता हर बात को समझ रही है। जनता इस बात को समझ रही है कि मुख्यमंत्री बिहार को नहीं चला रहे हैं, दिल्ली से भाजपा और यहाँ के पदाधिकारी मिलकर बिहार को चला रहे हैं। जनता इस बात को समझ गई है, जनता आगे नहीं चलने देगा। ठीक है सर, अब अगला सवाल ले लेते हैं। वो आपको। मेरा नाम अरविंद कुमार भारती। क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरा सवाल है कि ये तीनों भूमिहार हैं, रजनीश बाबू भी, फुलेना जी भी और सोनी जी भी, अब मैं भी भूमिहार हूँ। ये तीनों पार्टी से हम ये जानना चाहते हैं कि EWS के संबंध में इनका क्या विचार है। ठीक है, सबसे पहले इस पे रजनीश जी का ही व्यू ले लेते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, मेरा इसमें
कि EWS हो या फिर डोमिसाइल हो, पारदर्शी रूप से लागू हो, पारदर्शी कार्रवाई हो और पारदर्शी रूप से लाभ मिले उसका। पर हम EWC के बारे में भी वही कर रहे हैं कि इसका जो सर्टिफिकेट इशू जो कर रहा है ब्लॉक में बैठ करके पैसा लेकर के, हम उस रेखा में हैं, हमको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है और आप रिटायर्ड किए, आपके बच्चों को सर्टिफिकेट मिल रहा है, इसको केवल बंद कर दे, उसका लाभ स्वयं निचला स्तर को मिलने लगेगा और उसका ये होगा। हम ये कहना चाह रहे हैं। फुलेना सिंह जी, इस स्टेटमेंट पे आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक, मैम आप कुछ कहना चाहेंगी? बिल्कुल इनका सही जवाब है। हर चीज में पारदर्शिता होगी तभी हक का अपना हक मिलेगा। इसमें आप लोग को बुरा मानने की जरूरत नहीं है, आपके हित में यह बात बोला जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंटू कुमार है। मेरा सवाल सरकार के लोगों से है कि अभी मुख्यमंत्री जी की घोषणा हुई है शिक्षक भर्ती को लेकर 1 लाख बहाली आने वाली है। वो किसके लिए बहाली दे रहे हैं? जिसके लिए पात्रता परीक्षा होता है स्टेट और बीटेट, वो ले नहीं रहे हैं, तो बहाली में किसको बहाल करिएगा? विद्यार्थी डिग्री लेके बैठा हुआ है, फॉर्म कौन भरेगा? इसलिए मांग है कि स्टेट और बीटेट का आयोजन हो। अरविंद जी, चलिए आपकी मांग को पूरा की जाएगी। मेरा नाम सुकेश कुमार है। हम बीजेपी के सरकार से क्वेश्चन करना चाहते हैं कि जो अग्निवीर 4 साल इंडियन आर्मी को 4 साल कर दिया गया है, जो इसमें किसका बेटा जाता है? किसान का बेटा गांव से जाता है, जो 4 साल के बाद फिर क्या करेंगे हम लोग? मुद्दा है 18 साल करना चाहिए आर्मी को भी, ये 4 साल में भी क्या करेंगे हम लोग? सर बीजेपी से के प्रवक्ता से सवाल है कि अग्निवीर में 4 साल के बाद क्या करेंगे? ये अग्निवीर योजना केंद्र सरकार की योजना है और हम लोग बिहार सरकार के बिहार चुनाव की बात कर रहे हैं, ये एक पक्ष है। दूसरी बात यह है कि 4 साल के बाद उनको उसके अनुभव का लाभ मिलेगा। उसमें बस इतनी ही सी बातें हम कर सकते। एक बात अभी फुलेना दा कह रहे थे कि लालू जी के सरकार बनने के पहले आप लोग थाना नहीं जा सकते थे, अधिकारियों के यहाँ नहीं जा सकते थे। ए भाई आप लोग बताइए 1990 के पहले किसकी सरकार थी? 1990 के पहले कांग्रेस की सरकार थी। यदि कांग्रेस के सरकार में नहीं जाने दिया जाता था तो फिर आप कांग्रेस के साथ क्यों चले गए समझौता करने? चूंकि उसी परंपराओं का पप्पू बाबू, सरकार घर से बाहर निकाल के ब्लॉक नहीं ले जाएगा। ये आपकी सामाजिक परिस्थिति ऐसी बनी हुई थी जिसके कारण आप नहीं निकलने देते थे, आप उसको नहीं सही अधिकार लेने देते थे और वही अधिकार को लालू यादव ने दिलवाया गरीबों। मेरा नाम राम गोपाल रोलिया है, नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव। हम नगर परिषद के अध्यक्ष जी से पूछना चाहते हैं, 4 किलोमीटर का यहाँ का बाजार है, आज तक आपने अभी तक आपने कोई भी स्टैंड नहीं दिया। 10 बार जिला में मीटिंग हुई, डीएम साहब मीटिंग किए, एसपी साहब मीटिंग किए, आज हट जाएगा जाम पुल के नीचे से जिला जाने में 2 घंटा लगता है। अरे बाहर है नगर परिषद, आप तो अध्यक्ष बन गए, आपके पास अपनी गाड़ी है, डीएम साहब के पास पुलिस रहती है, मार के पब्लिक को हटा देती है, उनका गाड़ी निकल जाता है। आम जनता कैसे चलेगी आप बताइए? आपने कितना रुपया खर्च कर दिया प्लेटफार्म बनाने का? वो प्लेटफार्म किस काम में आ रहा है? आम जनता चल रही है क्या? आप पैसा का लूट करवा रहे हैं, आपको रोकना होगा। सवाल पूछिए। आप ये जो जाम लग रहा है ये कैसे टूटेगा और प्लेटफार्म आपका खाली कैसे होगा? जनता उस पर कैसे चलेगी? खाली बात बनाते हैं, काम हो रहा है काम। अरविंद जी, जाम को लेकर सवाल है कि 4 किलोमीटर का जाम अब तक ठीक नहीं हो पाया। यह जाम जो राम गोपाल रोलिया जी बोले हैं, यह बिल्कुल सही है कि जाम लखीसराय में लगती है। अब मेरे फुटपाथ पे जो दुकानदार अपना कब्जा कर लिया है, कोई ठेला कोई रिक्शा हो, उसके लिए भी भेंडिंग जोन नहीं बना है, सरकार के पास भेजा गया है। भेंडिंग जोन बनेगा, यह सब खाली हो जाएगा, गोपाल जी का भी काम पूरा हो जाएगा। और बस स्टैंड के बारे है तो मेरा बस स्टैंड बाईपास में बना हुआ है। नहीं है, हमारा अधिकार की बात है। पूरे बिहार में हर जिला के सामने गंगा में पुल बना हुआ है,
लेकिन सिर्फ एक लखीसराय जिला अभागा जिला है जहां गंगा का पुल आज तक नहीं बना है। हर जिला में जहां से क्यूल नदी गुजरती है हर 3 किलोमीटर पर एक पुल बना हुआ है, लेकिन लखीसराय दुर्भाग्यशाली जिला है कि 60 किलोमीटर के अंदर मात्र 2 पुल है। हमारा जो है सो नगर परिषद लखीसराय 1990 और 95, 96 हर बार जो है सो क्यूल नदी में जो है सो मेरीन ड्राइव बनाने का प्रस्ताव सरकार के प्रस्तावित करती है, लेकिन आज तक सरकार ने उसको मंजूर नहीं किया। हमारा शहर लखीसराय में हर बार गर्मी में जो है पेयजल संकट से गुजरता है। हर बार जो है सो चेक डैम बनाने का प्रस्ताव नगर परिषद से, जिला परिषद से जाता है सरकार के पास, लेकिन आज तक चेक डैम नहीं बना है। ऐसा एक भी जिला नहीं है जहां डिग्री महिला कॉलेज नहीं है। एक लखीसराय जिला दुर्भाग्यशाली जिला है जहां आज एक भी महिला कॉलेज नहीं है। सरकार ने आज तक यहाँ एक महिला कॉलेज तक नहीं बनाया। ठीक सर, पुल को लेके सवाल है, जब तक नहीं बना। जी निश्चय ही मेरीन ड्राइव से शुरू हुआ, रिवर फ्रंट की भी बात कर दूं, अगले पंचवर्षीय योजना में मेरीन ड्राइव भी बनेगा, चूँकि उसका प्रस्ताव ऑलरेडी हमारे संज्ञान में है कि डीएम साहब के यहाँ से भेजा जा चुका है। रिवर फ्रंट बनेगा और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगले पंचवर्षीय योजना में एक महिला कॉलेज यहाँ जरूर बनेगा। हम यह कहना इनको रोकना चाहूंगी, वहाँ से 20 साल हमारे लखीसराय के जनता का जीवन बर्बाद कर दिए। अब ये नया जुमला दे रहे हैं कि अगला पंचवर्षीय, ये इनको ये भी लग रहा है क्या कि अगला पंचवर्षीय योजना में भी जनता मूर्ख बनने वाली है? मतलब यही नहीं कह रहे हैं कि अगला पंचवर्षीय योजना में मौका मिलेगा तब बनाएंगे, फिर आगे का 5 साल बर्बाद करेंगे बच्चों का भविष्य। 20 साल में नहीं पेट भरा इनका, 20 साल में कोई काम नहीं हुआ। पिछला इतिहास देख रहे हैं लालू यादव का, इंदिरा गांधी का, अपना 20 साल का हिसाब देने का समय। अरे इतिहास ठीक है खराब था तो हम लोग का नतीजा ही हुआ, लेकिन हम लोग भी सुधार कहीं गलती हुआ तो किए। तो आप क्यों गलती से गलती क्यों कर रहे हैं? सही का काम करना सीखिए ना। उदाहरण सही चीज से लिया जाता है ना, कि आप 20 साल से अपना सोच रहे हैं कि वो नहीं किया, वो नहीं किया। अरे भाई इसमें जनता का क्या दोष है? वो नहीं किया उसका परवरिश करिएगा कि आप अपना हिसाब दीजिएगा काम का। तो अभी 5 साल ये और चाह रहे हैं कि जनता इनको दे ताकि और जीवन नर्क में कर दे, 20 से 25 कर दें उसको। ठीक है, अगला सवाल। मेरा नाम लक्ष्मी प्रसाद सिंह है और मीडिया से जुड़े हुए हैं। मेरा सवाल है कि बिहार में 38 जिले हैं, अधिकांश जिलों में मेडिकल कॉलेज खुल गया। लखीसराय का दुर्भाग्य है, जबकि यहाँ के डिप्टी सीएम हैं, विधायक हैं, क्या क्या हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज यहाँ नहीं खुला। मेरा सवाल 5 प्रवक्ताओं से है कि भाजपा वाले और जदयू वाले क्या कर रहे हैं। दूसरा है कि कांग्रेस ने इस मेडिकल कॉलेज को खोलने को एजेंडा में लिया है क्या? और आरजेडी वाले से भी जानना चाहेंगे कि आपने कभी सोचा कि यहाँ के जो बच्चे, बूढ़े, बीमार लोग पटना, दिल्ली बौक रहे हैं, लखनऊ जा रहे हैं, तो आपने कभी इसके लिए धरना, प्रदर्शन, डिमांड, मांग पत्र कुछ किया क्या? और रजनीश जो हमारे सीपीआई से हैं, वामपंथी हैं, उनसे भी मेरा सवाल है कि आपने बहुत सारी मांगें आप रखते रहते हैं, लेकिन क्या मेडिकल कॉलेज हमारी ज़रूरत नहीं है? और 32-38 ज़िले हैं तो सबसे बदनसीब लखीसराय जिला ही है, जबकि हम सरकार में हैं, विधायक हैं, क्या क्या सब कुछ हैं। तो मेरा जब सवाल 5 प्रवक्ताओं से है कि आप अपना पक्ष रखें। धन्यवाद। ठीक है, सबसे पहले इसका जवाब हम बीजेपी से ही ले लेते हैं क्योंकि सत्ता में है और स्वास्थ्य मंत्रालय भी आप ही के पास है। जी, ये हमारे माननीय ललन बाबू जवाब दे चुके हैं पहले भी सर, और विजय बाबू भी दे चुके हैं। नेक्स्ट फेज में 2 जिला छूटा हुआ है, दोनों जगह मेडिकल कॉलेज होगा, हर एक जगह मेडिकल कॉलेज होना है। मेडिकल कॉलेज के लिए यहाँ जमीन भी चिन्हित किया गया है, जो डीएम से डिमांड किया गया था, ये लक्ष्मी बाबू को मालूम है। मैं यह कहना चाह रही हूँ दादा, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आप ऐसा क्वेश्चन पूछे, मुझे अच्छा लगा। और आपने ये भी कहा कि अगर कांग्रेस करेगी तो क्या करेगी, और कभी धरना किया? तो जी हाँ, कांग्रेस के मैं खुद भी धरना पर, आप पुराना यूट्यूब निकाल के देखिएगा। और मकसद धरना करना नहीं है। आपको पता है कि अभी तानाशाही सरकार है, गुलाम से, अंग्रेजों से गुलामी पाना उस समय एकजुटता थी क्योंकि सारे हम हिंदुस्तानी थे, लेकिन अभी हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम के राजनीति में बीजेपी वालों ने बांट दिया है, तो मुद्दा को भटका दिया जाता है। रहा बात कि आप मेडिकल कॉलेज की मांग कर रहे हैं, जो स्कूल कॉलेज जनरल पहले मैट्रिक पढ़ ले बच्चा, आईए पढ़ ले, बीए पढ़ ले, वो तो पढ़ाई के यहाँ सुविधा नहीं है। 20 साल से माननीय हमारे विधायक जी हैं,
मंत्री कितने सारे पद उनको मिल गए, उप मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब अस्पताल ही नहीं रहेगा, और जो एक उमेश बाबू आप बढ़ैया रेफरल अस्पताल के बारे में जानते होंगे, मैं कांग्रेस परिवार की तरफ से 2 बार वहाँ धरना किया गया, और धरना के बाद सबसे बड़ा बात वहाँ बैठक प्रेस वाले भी बहुत सहयोग किए, बार बार वो प्रेस में दिखा रहे हैं, लेकिन ये तानाशाही सरकार है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सवाल करेगा उस पे ही वो संकट डाल देंगे। आप समझ रहे हैं कि संकट से उलझने की ताकत हर आम आदमी में नहीं है, जो कि होनी चाहिए। उमेश बाबू का प्रमोशन कर दिया गया, उनका डिमोशन करना चाहिए। मैं खुद उनसे मिली हूँ, वो कभी भी अपने टाइम पर ड्यूटी नहीं आते हैं, ना ही कोई वहाँ पदाधिकारी आता है। 20 बार सर्वे आप पुराना यूट्यूब और प्रेस वालों से संपर्क करिए। तो ये कैसी निकम्मी सरकार है, जहाँ जान का कीमत है। प्रमोशन करना चाहिए कि डिमोशन करना चाहिए? जिसका डिमोशन करना चाहिए उसको बधाई दे रहा है, प्रमोशन कर रहा है। आप समझ रहे हैं जनता का जीवन कहाँ दाव पे लगा हुआ है? ये आप पूरा लखीसराय का जनता समझ रहा है कि उनका जीवन कैसे, आपराधिक घटना कितना बढ़ रही है, भी देखिए। दूसरे के हाथों में गए जनता को अब जागने की जरूरत है, नहीं तो संकट अंग्रेज से 100 गुना ज़्यादा बढ़ने वाला है, और इसको निकाल फेंकना। जब तक आप जागरूक नहीं होइएगा, कोई महागठबंधन आप लोग का बेड़ा नहीं पार कर सकता। आप लोगों को खुद इसका विचार करना चाहिए और इस पर सबक लेना चाहिए कि क्या स्थिति, और हमसे ज़्यादा आप इस स्थिति का सामना कर रहे हैं। जी जवाब दे दीजिए सर कि मेडिकल कॉलेज को लेके आपने क्या कोशिश की? हमारी सरकार बनेगी तो मेडिकल कॉलेज यहाँ खुलेगा। और जवाब रहा आपका, लेकिन खैर रजनीश जी, सर का कहना है कि आपने कितना धरना प्रदर्शन किया है। सर एक प्रखर अखबार नवीस रहे हैं और आज भी हैं। हम कहते हैं, हम नहीं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, जितनी भी वामपंथी पार्टी जिला में हैं, सभी का राजनीतिक प्रस्ताव आप निकाल के देख लीजिए। सम्मेलन में हम लोगों ने हमेशा लिया है तकनीकी शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना के लिए, और उसी आंदोलन का परिणाम है कि जो तकनीकी जो कॉलेज और आपको पॉलिटेक्निक खुला है, उसी आंदोलन का परिणाम है। इसी में से एक लाइन यह कह देता हूँ कि यहाँ वर्तमान में जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो सरकार है, जब हमारा हॉस्पिटल है उसी में डॉक्टर को हटा लिया, उसमें डॉक्टर जा ही नहीं रहा है और उसको कॉलेज का रूप दे देगा, तो क्या चाहते हैं कि जो भी हम लोग बचे हुए हैं सब जो है नकली दवा खा के मर जाए, नीतीश मिश्रा जैसा उसका दवा दे करके, क्योंकि सारा भ्रष्टाचारियों को तो उन्होंने अपने गोद में ले करके रख लिया है। और उसी दवा पर क्या कहते हैं, तो पहले तो हॉस्पिटल को सुधार लें। ऑटोमेटिक है कि हमारे राजद के नेता बोले हैं कि जैसे ही विपक्ष की सरकार आएगी हॉस्पिटल की सुधार होगी और उसी में कॉलेज का स्थापना भी हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। सर क्या नाम है? हमारा नाम संतोष कुमार राउत है। क्या सवाल? हमारा सवाल है शिक्षा पे। हम प्रवक्ता महोदय से जानना चाहते हैं, आज जो हमारे पूरे बिहार में जो शिक्षा पर जो बहाली टीचर हो रहा है, बड़े पैमाने पे हो रहा है, ये बताएं महोदय कि हमारे जो स्कूल में है उसकी पढ़ाई की स्थिति क्या है, बताएं थोड़ा। सर शिक्षा के लोग कि जो हमारे जो बच्चे लोग को जो टीचर पढ़ाया जाता है, उस बच्चे लोग को पढ़ाई का स्थिति क्या है। वो बैठकर फालतू में जो वो हमारे नीतीश कुमार जी सभी टीचर को जो फालतू में जो वेतन दे रहे हैं, ये पहले उनसे हम पूछते हैं। अगर हम कोई स्कूल में जाते हैं वो बच्चा से सवाल करेंगे भाई, तो हमारे वो बच्चा जो है सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। हमें बताएं। सर एजुकेशन क्वालिटी को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है सर। सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि हम अपनी जिम्मेदारी से पूर्णतया मुक्त हो गए हैं। ये निश्चय ही सरकार का काम है विद्यालय चले, लेकिन जनप्रतिनिधि होने के नाते नहीं। हमारे बच्चे चूंकि वहाँ पढ़ते हैं, सकारात्मक विचार के साथ हम कितने जाते हैं। देखिए यहाँ प्राइवेट स्कूल भी चलता है, वहाँ जाते हैं गार्जियंस पूछने के लिए, पीटीएम मीटिंग में जाते हैं। सरकारी विद्यालय में हम कितने दिन देखने के लिए जाते हैं। रही दूसरी बात कि हमेशा नकारात्मक होकर के नहीं कहा जाना चाहिए। वहाँ पढ़ाई भी हो रही है और उसको और बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार हुआ, मैं लखीसराय जिले से बिलोंग करता हूँ और मैं अपना तमाम जो विपक्षी पार्टी है मैं उनसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। पूर्व में मेरा भी अपहरण हुआ था, मैं वो साक्षी हूँ। 2000 में
हमारी अपहरण हुई थी, और जब हम लोग जम्मू जाने की बात होती थी, मुंगेर जाने की बात होती थी, शेखपुरा जाने की बात होती थी, तो महिला का प्रसव रोड पर ही हो जाया करता था। अब जहाँ तक बिजली की बात करते हैं, बिजली तो लालटेन युग में आ गया था, और आज जो स्थिति है 24 घंटा में कम से कम 22 घंटा तो बिजली जरूर रहती है। बाकी शिक्षा की बात अगर हम करते हैं, सवाल क्या सवाल पूछ, वही सवाल पे करेंगे। तो ये शिक्षा पर भी बात जो आप कर रहे हैं, ये पिछले 15 साल पहले आपने क्यों नहीं सोचा? आज हमारे जो नीतीश कुमार हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जो कार्य के लहरें बाहर रहे हैं, वो आपके सरकार में सवाल क्या आपके सरकार में क्यों नहीं हुई है? पहले दूसरी मुद्दा हमारी कांग्रेस से सोनी मैडम से है कि जब हमारा बंध्याकरण का जब मैटर उठा था तो सिर्फ हिंदुत्व के उठी थी, लेकिन अन्य समुदाय की नहीं हुई थी। ऐसा क्यों हुआ था? ठीक है, सबसे पहले पूर्णिमा जी से आप सवाल जवाब लेते हैं। इन्हें कहना है जो मुद्दे आज आप उठा रहे 15 साल पहले जब आप सत्ता में थे तो काम क्यों नहीं किया? इनको यह बात समझना चाहिए, आज जितना पैसा इनके पास है, इनके बाबूजी के पास था उतना पैसा। सबसे पहले यह समझना चाहिए, हम लोग को साधन नहीं था, हम लोग को गाड़ी घोड़ा नहीं था, हम लोग पैसे में उतना नहीं थे, सरकार उतना टैक्स नहीं चूसती थी। पैसा आज सरकार के पास हुआ, देश हमारा धीरे धीरे बढ़ रहा है, हम लोग टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा दे रहे हैं, हमारे पैसा का ही बजट बनाते हैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, न कि अपना खेत बेच के और अपना घर से ला के पैसा देते हैं। आज हम खाना से लेकर सोना तक हर चीज़ पर टैक्स देते हैं। आप जोड़िए, आप भी बिजनेसमैन हैं, आप जोड़िए कितना टैक्स आप पर डे देते हैं, और वही टैक्स के रुपया का लूट किया जाता है। देश हमारा बढ़ रहा है, पैसा हमारा बढ़ रहा है, पैसा जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे सारा चीज़ होगा। आप बिजली की बात कर रहे हैं, अब तो जिला जिला एयरपोर्ट बनने की बात हो रही है, हमारे पैसे से एयरपोर्ट बनेगा। आज हम जाते हैं पटना एयरपोर्ट पे तो साधारण हमारा घर का लड़का 5,000-7,000 में टिकट लेके कुल उसमें ट्रेन की तरह भर रहा है। वो तो देश बढ़ रहा है, पैसा हम दे रहे हैं, पैसा से सुखी हो रहे हैं, हमारा सब काम आगे बढ़ते जा रहा है। सोनी जी, आपसे सवाल इन्होंने पूछा, इन्होंने 1975 में जब देश में इमरजेंसी लगा उसका एग्जाम्पल दिया कि जब नसबंदी हुई तो सिर्फ हिंदुओं की हुई, मुसलमानों को या अन्य समुदाय के लोगों की नहीं हुई। ये तो ये कह रहे हैं ना, जो ये कैसे माने कि ये सही कह रहे हैं, हिंदुओं की नहीं, ये तो हिंदू मुस्लिम बीजेपी वालों को करने की आदत है। वो पुराना इतिहास अपने पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं, बेचारे अभी कम उम्र के हैं, अभी दुनिया देखे नहीं है, तो पुराना गीत जैसे पूर्वज गाते हैं। आज का बात नहीं कर रहे हैं, हुआ कि नहीं हुआ, कैसे आप कह सकते हैं कि हिंदू का हुआ मुस्लिम का हुआ? होगा तो कोई चीज़ सबका। इसका मतलब कभी बीजेपी वाले, इसका मतलब है बीजेपी वाले अभी हिंदू का कर रहे हैं, मुस्लिम का नहीं कर रहे हैं। आप यही ना कहना चाह रहे हैं? मेरा सवाल है सत्ता पक्ष से कि जब आप रेवड़ियाँ बांट रहे हैं 125 यूनिट बिजली फ्री, राशन फ्री, तो आम लोगों के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई क्यों नहीं फ्री? सर, सत्ता पक्ष से सवाल है, जेडीयू से चाहेंगे सर दे दीजिए कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई है वो फ्री क्यों नहीं हो रही है? उस भी पढ़ाई करने के लिए सरकार जो है व्यवस्था की है, उसका सिस्टम बनाया है कि लोन सिस्टम, सरकार भी उसमें जो है मदद करती है। अगर जो आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो आप जरा सा उस पर ध्यान दीजिए और और प्रयास कीजिए, देखिए मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और वो जो लोन मिलता है वो इंटरेस्ट फ्री है, ये भी संज्ञान में आना चाहिए, इंटरेस्ट फ्री हो। हमारा सवाल सोनी मैम से है, आप ये बताइए, अभी बोल रहे हैं बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, तो सरकार का एक भी ऐसा योजना बताइए जिसमें कि सिर्फ हिंदुओं के लिए अपना योजना लेकर के आई हो। आप एक योजना का नाम बता दिए मैम, आप सिर्फ एक योजना का नाम बताइए। 1 मिनट मैम, मेरा पूरा सवाल एक बार में एक क्वेश्चन का जवाब दे दे, फिर दूसरा आप करिए। ठीक है मैम, ठीक, आराम से तसल्ली से मैं आपको बता रही हूँ। आप ये कह रहे हैं कि मैं हिंदू मुस्लिम के योजना का नाम बताऊं, आप क्वेश्चन ठीक से नहीं सुने। वो भाई साहब ने बोला कि नसबंदी के टाइम में हिंदू का नसबंदी होता था, मुस्लिम का नहीं होता था। मैं उस टॉपिक पे ये बात बोली ना भाई साहब, इस मुद्दा पे मैं बात ये बोली कि आप ये कैसे कह सकते हैं हिंदू का होता था मुस्लिम का नहीं होता था। अरे मुस्लिम का नहीं होने का हिंदू मुस्लिम तो बीजेपी वाले करते हैं ना, हम लोग तो भाई हिंदू मुस्लिम सब, हम तो खुद हिंदू हैं। अब मुस्लिम आप कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी है, राजद पार्टी है, तो दोनों तो हमारे हैं ना जी, दोनों दूसरे के कहाँ हैं? हम मुस्लिम नहीं, हम हिंदू हैं। आप पार्टी मेरी कांग्रेस है, आपके हिसाब से कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है, तो दोनों तो मेरा ही हुआ ना जी। हम क्यों हिंदू मुस्लिम करेंगे?
कांग्रेस पार्टी लेके चलती है, सबका विकास करती है, मोदी जी की तरह केवल कहती नहीं है सबका साथ सबका विकास। कांग्रेस करती है सबका साथ सबका विकास, हिंदू मुस्लिम नहीं करती है। चलिए श्री राम जितना आपके हैं उतने कांग्रेसी के भी हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी वाले के लिए ही श्री राम बने मैम हुए हैं। आप ये बता दीजिए कि जिस समय 90 में नहीं फिलहाल नहीं वो हिंदू मुस्लिम की बात कर रही है, इसीलिए स्थानीय मुद्दों पे बात कर रहे हैं। स्थानीय मुद्दा पे बात करिए, हिंदू मुस्लिम हम नहीं बात कर रहे हैं, हिंदुस्तानी का बात करिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद का बात करिए। हिंदू मुस्लिम टॉपिक हटाइए, मुद्दा बहुत बड़ा है, बाढ़ है, स्कूल है, बलात्कार है, शिक्षा है, बिजली है, मुद्दा का कमी है भाई साहब कि आप बात को आप इस पर बात खुद कीजिए। आप इस पर आप हिंदू मुस्लिम आप भाजपा के लिए हिंदू मुस्लिम बात कीजिए ना। हिंदू मुस्लिम हम बात नहीं किए हैं। अब वो बंदा क्वेश्चन पूछे हैं कि हिंदू का नसबंदी क्यों होता, उस मुद्दा को हम बात बोले। हिंदू मुस्लिम कांग्रेस करती है, न करती थी, न करेगी। हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान जिंदाबाद है। कोई यहाँ हिंदुस्तान के अलावा कुछ भी हिंदू मुस्लिम कांग्रेस में नहीं होता। एक मिनट जिंदाबाद। ए प्रकाश जी एक मिनट मैं भाई साहब को बताता हूँ। हिंदू मुस्लिम की बात बता रहे थे कि इन्होंने कहा कि भाजपा हिंदू मुस्लिम करता है। सुनिए ए प्रकाश जी एक मिनट बोलने दीजिए न, फिर बोलिएगा। हमारे देश में मंदिर बन रहे हैं, किसी को इतराज नहीं है, अच्छी बात है। हम भी मंदिर जाते हैं, सब लोग मंदिर जाते हैं। कोई हिंदू नहीं है जो मंदिर नहीं जाते हैं, चाहे किसी पार्टी में हो, कहीं से चुनाव लड़ें, उनकी व्यवस्था जहां हो। लेकिन उस मंदिर का प्रचार हम वोट में करें, उस भगवान का प्रचार हम वोट में करें, ये कहीं न कहीं बदनाम करता है। इस बदनामी से बचना चाहिए। मंदिर सब नवीकरण हो जाए। 500 साल पुराना मेरा मंदिर है, मुस्लिमों ने बहुत चढ़ाई मेरे यहाँ किया, अंग्रेजों ने मेरे यहाँ बहुत लूटा, बहुत कुछ बदला, बहुत कुछ मेरा टूटा। मेरे देश में मंदिर का निर्माण होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। सब हमारा गौरव है, हमारी आस्था है, हम उससे जुड़े हैं, हमारी संस्कृति और संस्कार से जुड़ा है। लेकिन उस मंदिर को हम वोट में नहीं लावे, उन भगवान को हम वोट में नहीं दौड़ावें, इससे थोड़ा बचना चाहिए। हम अगले सवाल तरफ बढ़ते हैं। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू पटेल हुआ और बजरंग दल से है। हमको कांग्रेस से एक ही चीज पूछते हैं कि ठीक है आप बहुत बड़ा सम्मानजनक बात बोलते हैं, लेकिन कभी लव जिहाद के बारे कभी नहीं बोलते हैं, कभी धर्मांतर के बारे नहीं बोलते हैं। आज हमारा जो हिंदू हित के लिए बात करता है आप उसका विरोध करते हो, जय श्री राम बोलता है, आप भी जय श्री राम बोलते हैं। आप तो हिंदू हैं। स्थानीय मुद्दे पे बात करिए, आप स्थानीय मुद्दे पे पहले ये नेशनल मुद्दे बात ये है कि जब जय श्री राम बोले आप हिंदू हैं, अब मरिएगा भी तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा, जीवन लीजिएगा भी तो जय श्री राम बोले। सर मैम जवाब दे दीजिए कि आप भाई साहब इससे ऐतराज कौन कर रहा है? जय श्री राम। देखिए हम कांग्रेसी है, बोले क्यों? बीजेपी वालों का श्री राम है क्या? कांग्रेस के श्री राम नहीं है, आप यही कहना चाह रहे हैं? जय श्री राम। मैं फिर एक बार बोलती हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे भी भगवान है। भगवान सिर्फ बीजेपी वालों के नहीं है। आपने वो जय श्री राम का नारा एक संदर्भ में बना लिया है कि ये हमारा है और कांग्रेस इसका विरोध कर रहा है, ये कतई नहीं है, ये आप लोग का मनगढ़ंत कहानी है। ठीक है हम अगला सवाल चलते हैं। मेरा नाम दिनेश प्रसाद चंद्रवंशी, अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा के जिलाध्यक्ष। मेरा केंद्र सरकार से एक निवेदन है कि पूरे भारतवर्ष में 90,000 जो स्कूल चल रही थी वह बंद क्यों हो गया। एक दूसरा है क्या कि जो बिहार सरकार जो घोषणा की थी कि जितने भी छात्र हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, सभी को जो है छात्रवृत्ति मिलेगा, लेकिन अभी तक मैं बिहार सरकार से आग्रह करूंगा कि आप में कौन ऐसा त्रुटि है, कौन ऐसा मशीन जो नहीं है जो कि अभी तक छात्र को जो है छात्रवृत्ति नहीं मिला है। तीसरा मुद्दा हमारे सभापति अरविंद भैया, बड़े भैया, उनसे आग्रह करेंगे कि आप हमारे सभापति हैं, हमारे गार्जियन हैं, लेकिन अभी तक जो सफाई का जो कूड़ा उठाव होनी चाहिए वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3 में अभी तक नहीं हुआ है। अभी तक मेरे घर पर कूड़ा 4 दिन का कूड़ा पड़ा हुआ है, अभी भी देखने के सवाल की बात है। ठीक है अरविंद जी आपसे सवाल है, जवाब दे दीजिए इसका। आपको रिंग भी करना चाहिए। कभी ऐसा है कि रिंग नहीं उठाया है? कोई आदमी ऐसे हैं जो कि बोलेंगे कि हम मोबाइल नहीं उठाया हों या काम नहीं किए हों। आज जितना लखीसराय नगर परिषद में काम हो रहा है
वो देखने की चीज़ है। आपके यहाँ वार्ड नंबर 2, 3, 4 में जो जब काम हो रहा है, नली खना रहा, तो हल्का फुल्का 1-2 दिन तो रहेगा ही। सर एक सवाल इसीलिए जब आपको जरूरत पड़े कि हमारे यहाँ से देखिए नहीं गया है लेबर जाएगा। ठीक है सर, एक और सवाल था कि स्कूल बंद हो रहे हैं बिहार में, और सवाल में स्कूल बंद हो रहे हैं देश में, उस पर क्या जवाब देंगे आप? देश का हम नेता नहीं हैं, हम इस स्थानीय पे हैं। यहाँ कोई स्कूल बंद नहीं हो रहा है। जो भी स्कूल की बात थी उसको जो है टेंडर कर दिया गया है, वो और बन भी रही है। जरा सा विलम्ब हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं प्रवक्ता महोदय से। किससे? प्रवक्ता महोदय से, भाजपा। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस जो है उसके बारे में बोला था कि उस समय कांग्रेस इस तरह किया, तो जो है आप फिर कांग्रेस के साथ हैं। मैं पूछना चाहता हूं जरा सा 1857 में आप चले जाइए। क्या हम तमाम जय श्री राम वालों से पूछना चाहता हूं कि आप लक्ष्मीबाई को क्या मानते हैं आप लोग? लक्ष्मीबाई हमारे देश की वो योद्धा थी, और लक्ष्मीबाई जब युद्ध करते हुए अंग्रेज से जब ग्वालियर पहुंचे और ग्वालियर के किला बंद कर लिया गया, दरवाजा बंद कर दिया गया उसका राजा, और आज वही ग्वालियर के राजा के परिवार के लोग आपके भाजपा के बड़का नेता बने हुए, मंत्री बने हुए हैं। आप गद्दारों को क्यों बैठाए हुए अपने? सर ये जवाब दीजिए। हम आपसे सवाल है कि आपने सिंधिया परिवार को बोलना है, और एक बात और बोलना चाहते हैं हम। अभी हमारे भाई ने बोला, धनंजय भाई ने, कि जो है भाजपा सबके लिए करती है, एनडीए सबके करती है। तो मैं पूछता हूं अमित शाह जी, आप 900 करोड़ के लागत से जानकी मंदिर बना रहे हैं, तो आप हमारे लखीसराय में बनाइए गौतम बुद्ध का मंदिर, तब हम आपको जानेंगे। लखीसराय में अगर बनाइएगा गौतम बुद्ध का मंदिर, यहाँ निकला है, यहाँ 3 साल गौतम बुद्ध रहे हैं कवैया रोड में। मैंने डीएम को वो जगह दिखाया, और डीएम उस जगह का निरीक्षण भी किए। वहाँ बंबई से मशीन आया और साबित कर दिया वो 10 कट्ठा का जो जमीन 5 फीट ऊंचा जो है खेत में, वहाँ पर जमीन के अंदर मठ मूर्ति भी है, और वो मूर्ति अभी पटना में रखा हुआ है। जाकर देखिए, उसमें लखीसराय लिखा हुआ है। इतना बड़ा गौतम बुद्ध का मंदिर है। और आपका जब यहाँ से देश के लोग बाहर जाते हैं, अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक विदेशी को वो गौतम बुद्ध का मूर्ति प्रेजेंट करते हैं, वो राम जी का मूर्ति क्यों नहीं प्रेजेंट किए? अंबानी की पत्नी वो बोलती है मैं लैंड ऑफ, देखिए स्थानीय बातें करिए, लैंड ऑफ बुद्धा से आई हूँ। तो भारत जब लैंड ऑफ बुद्धा है, तो फिर यहाँ पर 900 करोड़ के लागत से इस लखीसराय में भी गौतम बुद्ध का एक बहुत विशाल मंदिर बनना चाहिए। तभी समझेंगे भाजपा जो है वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके लिए काम करती है, बहुत जैन सबके लिए। नहीं तो मैं समझूंगा केवल। सर इसका जवाब दे दीजिए। बहुत सही सवाल किए। जब तक सिंधिया जी कांग्रेसी थे तब तक वो गद्दार नहीं थे। इनका सुन लीजिए, माधवराव सिंधिया इनके साथ थे, कांग्रेस में मंत्री थे, गद्दार नहीं थे। आज बेटा चलाया हमारे साथ, था इनके साथ। जब इनका युवराज नहीं बोलने दिया, उसको नहीं कुछ करने देता था, तो इधर चलाया, गद्दार हो गया। देखिए ऐसे नहीं, आप इसका विश्लेषण करें, अच्छा होगा। 1 मिनट। दूसरी बात, आपके संज्ञान के लिए 2 बातें और कर दूं। ये लखीसराय राम सर्किट से और बुद्धा सर्किट से दोनों से जोड़ने की योजना जा चुकी है। ये हमारे नगर परिषद अध्यक्ष जी को भी पता है। ये दोनों राम सर्किट से भी जुड़ेगा और बुद्धा सर्किट से। आप लोग थोड़ा इतिहास जानना चाहते हैं, आप लोगों को फक्र होगा, आप लखीसराय के जमीन पर पैदा लिए हैं। ये ऐतिहासिक सांस्कृतिक राजधानी थी, धार्मिक राजधानी थी। 7 साइट्स को ऑलरेडी प्रोटेक्ट कर दिया है बिहार सरकार ने, जो अब अंतर्राष्ट्रीय मानस पटल पर दिखाया जा रहा है। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या सवाल हो आपका? मैं ओम प्रकाश स्नेही माननीय पूर्व विधायक पुलैना जी से ये पूछना चाहता हूँ। इन्होंने स्वीकार किया कि आज विकास हो रहा है, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। एयरपोर्ट पर गए तो वहाँ चमचमाती इनको जो है एयरपोर्ट मिला। ये विकास का ढोल पीट रहे हैं, लेकिन और इन्होंने कहा कि उस समय साधन नहीं था। साधन बनाया जाता है, नीति बनाई जाती है, तभी साधन मिलता है। सवाल पूछिए। क्या सवाल क्या है? सवाल भी पूछ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आज तेजस्वी यादव नाबालिग में अरबों खरबों का मालिक कैसे बन गए, और क्या गारंटी है कि आने वाला भविष्य में वो घोटाला और वो इसका स्थानीय मुद्दे से कोई मतलब नहीं। स्थानीय मुद्दा पूछिए। स्थानीय मुद्दा तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ जाम की समस्या है, और इस मामले में तो मैं सरकार के चलिए ठीक, कोई बात नहीं। भाई स्नेही जी, यह बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि आज से 50 साल पहले देश क्या था।
ये आपको भी पता है। और देश बढ़ता है हमारे जनता से। नीति तो सब बनेवे करते हैं, नीति सब दिन था हमारे यहाँ। हमको याद है, मैं खुठा में था 80 में, तो लोगों को खर्ची नहीं पुरता था, समझ गए ना। कार्तिक आसीन आते आते जिनके पास 500 मन गेहूं रहता था और मकई रहता था, मैंने देखा है वो लोग बोरा लेके पहुंच जाते थे और वहां से लेकर के 6 महीना गल्ला दूसरे से लेके खाया जाता था। तो देश की प्रगति हो रही है, इसको हम अंधा थोड़े जो कहे नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि देश की प्रगति नहीं हो रही है और जनता के पैसे से हो रही से नहीं जी, आपके और हमारे पैसे से नहीं, जनता के पैसे से हो रही है। नीति बनी है, नीति पहले भी बनी थी, ऐसा बात नहीं है। दूसरी बात, आप तेजस्वी जी के बारे में बोले। स्नेही जी, टीवी पर तो आप बराबर देखते आ रहे हैं और आप तो कलाकार हैं, दिमाग के भी तेज हैं। याद करिए कि भाजपा जब दूसरे दल से किसी नेता को लाता है जिस पर अरबों खरबों का भ्रष्टाचार का आरोप है, वो 2 दिन में मशीन में धो देता है, वो नेता अच्छा हो जाता है, भाजपा के लाइन में खड़े होने के लायक होता है। क्या तरीका है जांच करने का देश में? क्या तरीका है? क्या है सीबीआई? क्या है इनकम टैक्स? क्या है ईडी? जिसको जहां मन हुए उसको फंसा दिए। आपने सुना होगा सीबीआई के रिटायर्ड डायरेक्टर ने कबूल किया कि लालू जी को फंसाया गया, लालू जी चोरा चारा घोटाला में नहीं थे। खुद पदाधिकारी ने कबूल किया और आपने देखा होगा टीवी पर। अब झूठा मूठा दलील अगर करते रहिए और गारंटी खोजते हैं मुख्यमंत्री का, गारंटी खोजते हैं मुख्यमंत्री का कि कल फिर क्यों ना घोटाला कर ले। अरे अपने डिप्टी सीएम का गारंटी खोजिए जिन्होंने 60-70 करोड़ रुपया का, हाँ 60-70 हजार करोड़ रुपया का, 70 हजार करोड़ रुपया का हमारे लखीसराय में विद्यालय में जो योजना चल रही थी, लोगों को पता नहीं था। जिनके गांव में काम हो रहा था उनको भी पता नहीं था कि मेरे विद्यालय में शिक्षा में पैसा आया है और उसका 50% पैसा बिना काम का, बिना किसी के जानकारी का निकाल लिया गया। हम लोगों ने उस गर्मी में दौड़ के आंदोलन किया तो लिपापोती हुई, 1-2 बलि का बकरा छोटा मोटा पदाधिकारी बना, FIR हुआ, रुपया का लूट हुआ। अरे अपने नेता का गारंटी खोजिए, मुख्यमंत्री का गारंटी क्यों खोजते हैं? मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता महोदय से है। हम आपसे ये सवाल नहीं करेंगे कि बिहार के अंदर 71,000 करोड़ का घोटाला क्यों हुआ, ये सवाल नहीं करेंगे। हम स्थानीय सवाल आपसे पूछ रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि अभी विगत दिनों लखीसराय में शिक्षा विभाग में बड़ा घोटाला हुआ था, बड़े जन आंदोलन इस पे खड़े हुए। आपकी सरकार ने, आप यहाँ से मंत्री हैं, विधायक हैं, आपने इस पर क्या कार्रवाई किया? एक सवाल तो यह है। दूसरा सवाल यह है, लखीसराय विधानसभा के आप विभिन्न गाँवों में चले जाइए, गाँव में नौजवान नहीं मिलेगा, सब नौकरी के लिए बाहर पलायन कर रहा है। आप ही के विजय सिन्हा जी उप मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था चुनावी भाषण में इसी KR के मैदान में कि हमारी सरकार बनेगी, 19 लाख लोगों को नौकरी देंगे। वो 19 लाख नौकरी कहाँ गया, ये सवाल हमारा आपसे है। तीसरा सवाल हमारा आपसे है कि आप जो है इतने सालों तक 15-20 साल से कंटिन्यू, 15 साल से 3 बार से आप जीतते आ रहे हैं, कंटिन्यू बीजेपी यहाँ सत्ता में रही, लेकिन आज तक लखीसराय को मतलब विकास क्यों नहीं हुआ? चाहे महिला कॉलेज रहे, जाम की समस्या रहे, ये सारे सवाल क्यों नहीं रहे? सवाल हम पूछेंगे आपसे, आप कह देते हैं कि नेहरू से पूछिए। प्रवक्ता महोदय जी जवाब आप दीजिए, नेहरू जी से नहीं पूछेंगे। ठीक है सर, आप जवाब दे दीजिए इसका। निश्चय ही आप हम ही से पूछिए, नेहरू जी से पूछने हम नहीं कहेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि शिक्षा विभाग में जो घोटाला हुआ, जैसे ही हमारे उप मुख्यमंत्री के संज्ञान में गया, उन्होंने पहले यहाँ के जिला पदाधिकारी को पत्र लिखा, फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन को लिखा, शिक्षा मंत्री को लिखा। उसका काम चल रहा है, जांच का काम चल रहा है और जो घोटाला किए हैं वो किसी कीमत पर बचेंगे नहीं। ये मैं आपको पूरे होशो हवास में ये वक्तव्य दे रहा हूँ। वक्तव्य देने से महाशय चलेगा क्या? बच्चों का शिक्षा का जो अधिकार है, उनका फंड है, वो आप घोटाला वक्तव्य से कि संज्ञान लिया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए और तुरंत उसको सख्त से सख्त सजा देना चाहिए। आपका मैं सम्मान करता हूँ, इंटरप्ट नहीं करी, आप लोगों को किसी को मैं इंटरप्ट नहीं करता हूँ, इसलिए हमें भी इंटरप्ट ना करें, बोल लेने दे। घोटाला हुआ तो जांच हो रही है ना, जो करेगा वो फंसेगा ना। मनोरंजन बाबू, घोटाला हुआ
वो जांच चल रही है। मनोरंजन बाबू, हम एक एक कहते हैं कि आपने क्या किया। आपने उप मुख्यमंत्री रहते हुए शिक्षा घोटाला में यही किया, आपके रिश्तेदार के नाम से जो फाइल था आपने उसको ऑफिस से गायब करवाया। ये हम नहीं, यहाँ का डीओ बोला है, लेटर नंबर 196 से बोला है। दूसरी बात, एक भी आदमी पर, कनीय अभियंता से लेकर पदार्थ, एक भी आदमी पर कार्रवाई नहीं हुई है। और आपको जानकारी के लिए, हम आपको जानकारी के लिए बता दें, चूंकि आपकी सरकार है, आप कार्रवाई करेंगे कि 3 महीना से कोर्ट के द्वारा डायरी मांगी जा रही है। आपके नगर एसओ का वेतन बंद कर दिया गया, वेतन से कटौती हो रही है, और उस घोटाला को छुपाने के लिए न्यायालय में उस कागज को भी नहीं भेजा गया है। और यही, और आपके एसपी ने लिख के दिया है कोर्ट में, हम ओपन बोल रहे हैं कि इस संबंध में मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं है, कोई दस्तावेज सीज नहीं की गई है। ये सारे दस्तावेज हमारे अनुसूचित स्तर के पास है, तो ये बता रहे हैं। हमारे पास बगैर दस्तावेज के मैं बात नहीं करता हूँ। ठीक है, हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हाँ, मेरा नाम प्रदीप कुमार पटेल हुआ और मैं आरजेडी का प्रदेश सचिव हूँ। मेरा सवाल ये है कि मेरा सवाल खास करके जिला पदाधिकारी मिश्रा जी से है और बीजेपी जदयू के भाइयों से है। सवाल मेरा यही है कि लाली पहाड़ी और घोसी कुंडी के बीच में पुल का योजना पारित था। मुख्यमंत्री जी आए, घोषणा भी किए, मिट्टी भी टेस्ट हुआ, डीपीआर भी पास हुआ। ये सब सारे योजना पारित होने के बाद भी फिर वह ठंडा वर्ष में क्यों, इसका जवाब दें। जेडीयू से सर जवाब दे दीजिए कि पुल क्यों। मैं बता देना चाहूँगा कि पहले यहाँ पथला घाट पे पुल बननी थी, और जो पुल एक्सप्रेस बन रही है उसका जो योजना बनी है, डीपीआर बनी है, उसमें वो भी योजना है शामिल जो आप बोल रहे हैं। मंजू देवी नाम है, कन्हैया के माँ है। मेरा बेटा हर 5 दिन में मार खाता है, चाय के दुकान खोल ले है, सुरेशरन गली में उसमें घुस के आतंकवादी मारता है। नदी में बहुत मारा, गिद्धौर आया, नीतीश कुमार हम उधर चल गए, नदी में मारता है। कवैया थाना में हम 2 साल पहले आवेदन पत्र दिए, टाउन थाना में 2 साल पहले आवेदन पत्र दिए। वो आतंकवादी को नहीं पकड़ता है, महीना में हफ्ता खाता, रुपया कौन पूरा पुलिस दरोगा नहीं मेरा बेटा मार खा के जाता है और 4 थप्पड़ पुलिस मारता है कवैया थाना वाला, और मेरे बारे में गंदा गंदा बात बोलता है, बेइज्जती करता है कवैया थाना वाला और टाउन थाना वाला। आदि को नहीं पकड़ता है। अब एसपी के पास गए, वो भी हमको बेइज्जत करके भगा दिया। डीएम के पास गए, वो भी हमको बेइज्जत करके भगा दिया। अब मेरा बेटा हर 5 दिन में मार खा रहा है, अब कोई कार्रवाई नहीं करता है पुलिस दरोगा। मनोरंजन जी, अब मैं ये माँ का दर्द सुन रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाँ, मान रही हूँ मैं बीच में हस्तक्षेप कर रही हूँ, नहीं करना चाहिए, लेकिन ये कोई भाड़े की आई हुई या कहीं कोई पार्टी से कोई बुला के इनको नहीं बैठाया है। वो माँ का दर्द समझिए, उस जगह पर रहिए। अभी तो आप कह रहे हैं कि सरकार में बहुत काम हो रहा है, तो जिसको गुंडा को पकड़ना चाहिए उसको नहीं पकड़ रहे हैं। और किसी माँ के बच्चे, निर्दोष बच्चे के आपके पदाधिकारी जो गुंडागर्दी का राज आ गया है 20 साल से, वो आंखों देखिए हाल जनता को दिख रहा है। माँ का बेबसी देखिए कि बच्चा पीटा जा रहा है, कारण नहीं पता है लेकिन बच्चा पीटा जा रहा है। अरे कितने गुंडा मार रहे हैं, गोली चल रहा है, बलात्कार हो रहा है। पकड़ना है तो उनको पकड़िए ना। आपकी पुलिस कमजोर पे क्यों शासन करती है? शासन उससे करे जिससे वो अगर मुठभेड़ में शहीद भी हो जाएगा तो उसको दर्जा मिलेगा कि शहादत हो गया, देश के लिए कुछ कुर्बानी दे दिया। इन निर्बल को, कमजोर को मार के ये दिखाना कि हम अपराधी, और बल्कि अपराधी घोषित भी कर दिया जाता है। आज की डेट में तो ये हाल हुआ है। अब इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे संज्ञान में अभी बात आई है और मैं इस पर त्वरित कार्रवाई करूंगा। मैं अपने स्तर से जाऊंगा, डीएम साहब से, एसपी साहब से बात करता हूं। प्रेमचंद कुमार, स्थानीय नागरिक हूं मैं यहाँ पर जो ये चौपाल लगा है, ये स्थानीय मुद्दा के लिए लगा है। इसलिए ना तो हम प्रदेश की बात करेंगे ना हम देश की बात करेंगे, और हम सब सारे प्रतिनिधि से बात करेंगे कि कोई भी नेता लखीसराय का नहीं हुआ। लखीसराय विधानसभा का नेता हुआ, विधायक हुआ, लेकिन कोई लखीसराय का आज तक विधायक नहीं हुआ है। यहाँ पूर्व विधायक भी मौजूद हैं और वर्तमान विधायक के भी प्रतिनिधि मौजूद हैं और सारे पार्टी के लोग मौजूद हैं। कांग्रेस के भी यहाँ विधायक हुए। लखीसराय का कोई विधायक नहीं हुआ। हमको चुनना, हम कैसे चुने? हम आपसे सब लोगों से एक सवाल करते हैं
कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ, मेरे संज्ञान में है कि जदयू के कार्यकर्ता मीटिंग में ललन बाबू बोले थे कि यदि हम पुल नहीं उद्घाटन करेंगे, बनाएंगे, तो हम आपसे आगे वोट नहीं मांगेंगे। आज पुल का उद्घाटन हुआ तो देखते हैं बीजेपी के कुछ लोग पर्चा लगा के बना दिए हैं कि हम पुल बनाए हैं। बाईपास का वही हाल था कि बाईपास का क्रेडिट लेने के लिए फुलेना बाबू भी नंबर में लगे हुए हैं, विजय सिन्हा भी नंबर में लगे हुए हैं। हमको ऐसा नेता चाहिए। आप लोग ये बताइए कि लखीसराय का उद्धार कब कीजिएगा? ना तो नदी में आज तक कोई छिलका बन सका कि लोग, अभी सेंट्रल स्कूल बन के तैयार है, कौन हमको लखीसराय में वो छिलका बना के देगा कि लोग का आवागमन शुरू हुए? कौन जल्दी से जल्दी लाली पहाड़ी से पुल बना के देगा कि हमारा आवागमन सुगम हो? कौन हमको लखीसराय में बढ़िया पार्क, बढ़िया स्कूल, बढ़िया विद्यालय देगा? अब सारे प्रतिनिधि से सवाल है। इसका सबसे पहले हम बिल्कुल महागठबंधन का सरकार देगा। आप महाशय जो जो चाह रहे हैं वो सब मिलेगा, और ये मेरा डॉक्टर कुमारी सोनी का वादा है। आप इस पे देखिएगा कि महागठबंधन की अगर सरकार आती है तो आपका वादा पूरा करती है कि नहीं करती है। हम ये कैसे माने? आपका भी विधायक रह चुका है यहाँ। आप तो मानने के लिए, भी विधायक रह चुका है। मानने के लिए तो आपको एक बार मौका देना पड़ेगा। 20 साल से विजय सिन्हा को मौका दिए हैं, बिना माने ना 5-5 बार जिता रहे थे जी, तो 4 बार क्यों जीता है? मान उसी समय क्वेश्चन आपको रखना चाहिए था। लखीसराय का सही में विकास होना चाहिए। जब लखीसराय का वोट से यहाँ प्रतिनिधि बनेगा तो विकास क्या पटना या दिल्ली का होगा? होना बिल्कुल लखीसराय का चाहिए। ये बिल्कुल सही मुद्दा है और इसके लिए आप सबको जागरूक होना पड़ेगा। ये सही सवाल है। आप अच्छे से जागरूक होइए, अपने साथ साथ अपने साथियों को, आसपास के लोग को जागरूक करिए, और चयन करना बहुत जरूरी है। बिकने का जो आदत है, आपको मैं नहीं करूँ, लेकिन जो बिक रहे हैं, क्योंकि जब विकास नहीं हो रहा है तो 20 साल से तो विधायक यहाँ है ना विकास के बिना, तो आखिर आप ही लोग ना चुन के ला रहे हैं, तो कैसे वो आ जा रहे हैं? तो विकास भी नहीं हो रहा, आप चुनना भी चाह रहे हैं। 5 साल के बाद 2 बार मौका देते, 10 साल में नहीं विकास हुआ फिर तो रुक जाते, क्यों नहीं रुके आप लोग? अभी जैसा सोनी जी ने कहा, आप लोग बिकते हैं इसलिए आपका विकास नहीं हो रहा है। गलत सेंस में ये ले जाना चाहते हैं, वो गलत सेंस में मत जाइएगा। बिकते हैं नहीं। विजय सिन्हा जी का ये स्टेटमेंट है कि मैं खरीदता हूँ। मैं इसलिए बोली, मैं कभी विधायक नहीं रही हूँ कि मैं आपको खरीदी हूँ या बेची हूँ, इसका परिभाषा दूंगी। आपके विधायक जी का ये स्टेटमेंट। 1 मिनट मैडम, हम भाजपा जदयू से ही सवाल कर रहे हैं, आप ये स्टैंड क्लियर कीजिए। हम काम करते हैं ललन बाबू जी। और जब विधानसभा का चुनाव आता है तो वोट लग जाता है विजय सिन्हा का। ये सही है कि गलत है? गलत है, बिल्कुल गलत है। आप अपने जगह पर पूरी तरह से सही हैं, और आपकी तरह हर नागरिक को सोच बनाना चाहिए कि अपना अधिकार को पहचानने की कोशिश करिए। बहुत होश हवास में अपना अधिकार, ताकि आप 5 साल अपना जीवन किसी के हाथ में दे रहे हैं। उससे बच्चों का 10th 12th के बच्चे होते हैं, उनका पढ़ने का, कैरियर का समय होता है, बेटियों का पढ़ने का समय होता है। तो आप माता पिता अपने बच्चों का कैरियर खुद समझिए, और अब यही टाइम है कि सोच समझ के होशो हवास में अपने मत का अधिकार का पालन करिए। यही मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगी। प्रेमचंद बाबू को मैं जवाब देता हूँ। प्रेमचंद जी 2 भाई हैं और दोनों भाई मिलकर के एक मकान बनाए हैं। बहुत बढ़िया मकान है, हमें जाने का अवसर मिला। मैं इस मन से पूछूं कि इस मकान को प्रेमचंद जी ने बनाया है कि उनके भैया ने बनाया है? जब दोनों संयुक्त परिवार है तो दोनों ने मिलकर बनाया है। एनडीए की सरकार ने विकास का काम किया है, वो विजय सिन्हा ने भी किया है और माननीय ललन सिंह जी ने भी किया है। ये कहाँ विवाद का मुद्दा है, ये बताइए? विवाद का मुद्दा नहीं है, विकास का मुद्दा है। चाहे किसी ने भी किया, विकास तो नहीं हुआ ना जी, तभी तो दोनों पे आ जा रहा है ना। इसकी जिम्मेवार दोनों है। सामने होर्डिंग लगा हुआ है कि आप सुनिए, आप जागरूक लोग को नहीं छिलपिला सकते हैं। चाहे कुछ नेता फोटो लेने के लिए भले लगा दिया हो, लेकिन वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है विधायक ने जो वादा किया वो निभाया। ये लिखा हुआ है, ये एनडीए जो वादा किया निकाल के फेंक दीजिए, नहीं तो अभी ऐसा क्वेश्चन आपसे फिर पूछा जाएगा। मैम रुक जाइए, ये सवाल जो है वो जेडीयू और एनडीए से भी था, तो सर जवाब दे दीजिए आप इसका। अरे भैया, भाजपा के ब्लड में ही जुमला है, क्यों परेशान हो रहे हैं इसके लिए? वो आपके घर पर भी कभी वोट लगा देगा, इसके लिए परेशान नहीं होना। भाजपा का चल रहा लगातार। कहाँ गया मेरा 15 लाख? साला 15 लाख से अब तक हो गया रहता 1 करोड़ की बैंकों भी आज पर 1 करोड़, अब मेरा 15 लाख का पतेन है। तो भाजपा का ब्लड में जुमला है, ये जुमला खत्म होने वाला नहीं है। प्रेम भाई, मिलजुल के सब अच्छा है। अरविंद जी, इसका जवाब दे दीजिए आप। अभी जो उद्घाटन होनी है 14 तारीख को, नगर विकास मंत्री जी आएंगे,
जिसका शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे तो वो सिन्हा जी और ललन बाबू। हमने अभी जो भी नगर विकास के लिए यहाँ लाया, अब उसमें नाम लगा रहे हैं तो ये एनडीए के साथ है, इसलिए नाम अपना दे रहे हैं। आज चुनाव के समय में तो अच्छे अच्छे नाम देते हैं, तो फिर अभी क्या बात है। हमारा नाम शंकर दास मोदी है। ये हम पूछना चाहते हैं महागठबंधन वाले से, तेजस्वी जी से, जो बोलते हैं कि एक बार हमें भी मौका दिया जाए। आज से 20 साल पहले जब बिजली चली जाती थी या ट्रांसफार्मर उड़ जाता था तो हम लोग को 3 महीना तक बिना ट्रांसफार्मर के रहना पड़ता था। और चंदा चिट्टा करके जब उसको करते थे तेल जुगाड़, तब जाके ट्रांसफार्मर चढ़ता था, हैं? और अभी का सरकार जो है, चलिए बिजली को लेकर ट्रांसफार्मर को लेकर सवाल है। अभी का सरकार जो है वो अगर 10 बजे ट्रांसफार्मर उड़ जाएगा, सांझ को 4 बजे लग जाएगा। ठीक है, महागठबंधन। सवाल विधवा पेंशन के बारे में, वृद्धा पेंशन के बारे में बोलते हैं। जो ये 200 रुपया महीना देते थे लालू जी, जो उसको जब ब्लॉक से लेकर पोस्ट ऑफिस तक दौड़ते दौड़ते थक जाता था, तो भी आधा मिलता था, आधा नहीं मिलता था। लेकिन अभी का जो है सरकार, वो महीना में एक बटन दबता है, 1100 रुपया मिलता है। 1100। मैं बोलना चाहूँगी इस पे भाई साहब, 1100 सिर्फ चुनावी माहौल में अभी इस महीने या पिछले महीने से शुरू हुआ है, और अगर सरकार जैसे ही बनेगा फिर वो 1100 आपका आ जाएगा 400 पे। और 200 जब मिलता था तो 200 का कीमत आपको पता होना चाहिए कि कितना दिन पहले 200 मिलता था, और आज 21वीं शताब्दी में 400 मिल रहा है। 400 में क्या हुआ, 300 रहेगा तो 3 रुपये, 3-4 रुपये पर डे के हिसाब से मिलता है। ये तो भिखारी नहीं है, अगर 3 रुपये दीजिएगा, 4 रुपये दीजिएगा ना, तो नहीं लगा, फेंक देगा आपके मुंह पे, कहेगा कि 10 रुपये में तो 1 कप चाय मिलता है कि नहीं भाई साहब। तो 400 रुपया मिल रहा है, और 400 में भी क्या हो जाएगा, 200 से तो कम मिल रहा है ना, उस समय का 200 और अभी का 400। हम बीजेपी के प्रवक्ता महोदय से हम पूछना चाहते हैं कि उनकी जब सरकार बनने से पहले जो चुनाव में वायदा किए थे कि बिहार में कि हम प्रत्येक वर्ष 19 लाख रोजगार देंगे और केंद्र में 10 लाख रोजगार देंगे प्रत्येक वर्ष, 2 करोड़ रोजगार देंगे, सॉरी। तो एक्चुअली है क्या, एम्प्लॉयमेंट जो है हमारा बिहार का सबसे बड़ा समस्या है, और लखीसराय भी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है। अभी हम शहर के अंदर हैं तो लोग जुट जाते हैं, मगर गांव में आज कोई नहीं मिलता है, युवा रोजगार के लिए पलायन कर जाते हैं। तो पलायन को रोकने के लिए आज तक जो बिहार के जो हमारे विजय सिन्हा विधायक हैं लखीसराय के, वो पिछले 20 साल में क्या किए हैं और क्या प्रयास किए हैं, वो जानना चाहिए। सर, बीजेपी से ये सवाल है, और अब मुझे जो है सेशन खत्म करने वाले हैं, उससे पहले आप सवाल जवाब दीजिए। पहली बात तो रोजगार देंगे नहीं, रोजगार का सृजन करेंगे। सृजन करने का मतलब है कि आपको ये अवसर दिया जाएगा कि आप विभिन्न क्षेत्रों में अपने से भी कुछ काम करें। उसके लिए बैंकिंग सहायता, जो सरकारी नौकरी है उसके अलावे आपके लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, जिससे आप लोन लेकर के, बैंक फैसिलिटेट किया गया है, लेकर के अपने काम को करें, और उसके लिए ट्रेनिंग सुविधा भी सरकार दे रही है। स्वाभाविक रूप से सर यहाँ रोजगार मिलेगा तो पलायन रुकेगा ना, बहुत स्वाभाविक बात मिलेगा कब, 20 साल से तो मिला नहीं। बिहार में सृजन यही हो रहा है कि एक भी फैक्ट्री लगी नहीं, जितनी फैक्ट्रियां थी उसको बंद कर दिया गया, तो सृजन हो गया। यहाँ से पलायन करवा देना, उसको भाजपा वाले सृजन समझ रहे हैं। अब अगला हेलो, हाँ, मेरा नाम प्रभात शाह हुआ, घर कील बस्ती है। पवन सिंघा पाने जिसके कारण अस्पताल, कोर्ट, आपका एसपी या डीएम का स्तर हर साल डूब जाता है। इसके लिए फंड आता है कि क्या आता है कि जाता है पता नहीं। डूबते डूबते अब सब गांव वाला डूब जाएगा, तब आप लोग आइएगा डोजर लेके, धरना प्रदर्शन करवाइएगा, अपना पैसा 2 के 4 बना के चल जाएगा, जनता मरते रहेगा। इसका उपाय बताइए। सर, जेडीयू से सवाल है कि बाढ़ से हर साल नुकसान होता है, जान माल का नुकसान होता है, उसके लिए क्या है? जान माल का बाढ़ से नुकसान हो रहा है, उसको लेके सवाल है इनका। मनसिंगा पैन, उसका इलाज परमानेंट नहीं हो रहा है, जिसके कारण समस्या बढ़ते जा रहा है, लोग मरेगा, उसके बाद उपाय होगा। आप चल के देखें कि मनसिमा पैन का कितना हुआ है, 10%, 5% और बचा हुआ है, उसका भी हो जाएगा। मैं बीजेपी प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आज आप स्कूल में बच्चा का नाम लिखाने जाइएगा तो आपको बिना पैसा का नाम नहीं लिखेगा,
थाना जाइएगा तो वहाँ बिना पैसा का FIR नहीं होगा। CO के यहाँ जाइएगा रसीद कटाने तो बिना पैसा का रसीद नहीं कटेगा। इस पर आपका क्या स्टैंडर्ड है? आप क्या इस पर बोलना चाहते हैं? आपकी सरकार क्या इस पर काम कर रही है, जरा बताइए। यदि ऐसी बात है सर, तो आप उच्च पदाधिकारियों को आपने कभी प्रयास किया है शिकायत करने की? ये तो उच्च पदाधिकारी को करें, वो भी संज्ञान नहीं लेगा। विजय बाबू खुद यहाँ एक सप्ताह में आते हैं, ललन बाबू खुद वहाँ महीने में आते हैं। आप एक बार जनप्रतिनिधियों को तो कहने का प्रयास तो करें। ये जनता का काम नहीं है कि जनप्रतिनिधि को जा जा के कहा जाएगा। ये जनप्रतिनिधि को सोचना चाहिए कि जिसको डिप्यूट किए हैं वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उनको सोचना चाहिए कि बीच बीच में छापा मारे, अगर कोई गलती है तो उसको सस्पेंड करें, तिरस्कार करें, बहिष्कार करें। वो ड्यूटी उनका नहीं है। जब वो संभाल नहीं सकते तो इस्तीफा काहे नहीं दे देते हैं? उनको इस्तीफा दे देना चाहिए जब जनता का काम उनसे हैंडल नहीं हो रहा है तो। ठीक है मैम, अब अगला और आखिरी सवाल है ये। सर मेरा नाम दिलखुश पांडे है। मैं सरकार से पूछता हूँ कि ये बिहार में जो प्राइवेट एजेंसियों द्वारा जो बहाली लेती है उसको, जिसे अभी मैं खुद ICT इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर टीचर हूँ मध्य विद्यालय नया बाजार में, इसको कब सरकारी समायोजन करेगा? और नहीं तो फिर BPSC लेने से पहले स्टेट का बहाल कर दे और स्टेट का एग्जाम ले ले। इसका JDU सवाल देता है कि सर, अरे सरकार नौकरी का दुश्मन है यार, कुछ नहीं होगा। इस सरकार से आशा छोड़ दीजिए। पहल चल रही है, नौजवानों का दुश्मन है। सरकार का बदलाव करिए, फिर आप अपना उम्मीद थोड़ा लगा सकते हैं। 20 साल में आप बेटा उतना अभी आपका मेरे ख्याल से उम्र भी नहीं हुआ। झूठा तसल्ली, झूठा भरोसा लेके मत बैठिए और बदलाव के लिए आप जागरूक होइए, तभी ये चीज संभव हो सकता है। ऐसे इस सरकार में संभव नहीं होगा। पप्पू बाबू से ज्यादा झूठा ज्यादा नहीं बोलवाइए, परेशान नहीं करिए। ये बेचारे कितना वादा अकेले लेंगे। एक वादा हम करके जाते हैं, हम गाय का चारा नहीं खाएंगे, ये विश्वास दिलाते हैं। हम अलकतरा नहीं पिएंगे, ये विश्वास दिलाते हैं। हमारे घर का बच्चा 18 वर्ष से कम रह करके करोड़पति नहीं बनेगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। नहीं है पुराना गीत गागा के मुद्दा से भटकाने का बस यही इन लोग को आता है। आपके घर का बच्चों का भरण घर से नहीं होगा, ये विश्वास दिलाते हैं। महिलाओं की इज्जत बची रहेगी, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। बच्चा का यह सवाल है। मैम ऐसे कोई नहीं सुन पाएगा। एक मिनट सर, एक मिनट रुक जाइए, अब रुक जाइए आप लोगों। सर रुकिए एक मिनट, अब अरे एक मिनट रुक जाइए। आप लोग के बोलने से कोई नहीं सुन पाएगा ना बोल पाएगा। अब जब हम इसको खत्म करने जा रहे हैं, हम अपने सारे जनप्रतिनिधियों को 5-5 मिनट देंगे कि अगर वो इस बार के विधानसभा चुनाव में जीत के यहाँ के विधायक बनते हैं तो वो आपके स्थानीय मुद्दों का निवारण कैसे करेंगे और स्थानीय लोगों के विकास के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले रजनीश जी आप ही बता दीजिए। देखिए, अगर हमारी पार्टी को मौका मिलती है, अगर हमारी पार्टी के प्रतिनिधि यहाँ से होते हैं या हमारे पार्टी के द्वारा समर्थित प्रतिनिधि यहाँ के होते हैं, तो जो वहाँ के स्थानीय मुद्दा हैं वो यहाँ के स्थानीय निवासी ही बताएंगे। और जो यहाँ के स्थानीय निवासियों के साथ जिनका उठना बैठना होता है वही स्थानीय मुद्दा को पहचान पाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के नेता आज तक स्थानीय मुद्दा को पहचाना ही नहीं। अगर पहचाना तो महिला माने शिक्षा भी सुधरता। और आज जो मनसिंघा पैंट की बात हुई, ये मनसिंघा पैंट में जो गबन की बात हुई, ये भी सुधर जाता। तो सबसे पहला है कि जो बाहर से फ्लाइट करके जो आ रहे हैं प्रतिनिधि, वो स्थानीय मुद्दा को जानते नहीं हैं। तो उसके लिए जो कमेटी है, एक 3 स्तरीय कमेटी होनी चाहिए। अगर हमारे सहयोगी दल या हमारे पार्टी के प्रतिनिधि अगर चुने जाते हैं तो सबसे पहले यहाँ 3 स्तरीय कमेटी बनेगी, जो कि वार्ड या पंचायत से लेकर जिला तक में स्थानीय मुद्दा को चिन्हित करके और उसी जनता से जो वहाँ के वासी हैं उनसे वह सलाह लिया जाएगा कि कैसे इसका निराकरण है और निराकरण में समस्या क्या है। उस समस्या को दूर किया जाएगा और स्थानीय मुद्दा समाप्त हो जाएगा। और सबसे पहले जनता से राय लेके और जनता का काम किया जाएगा। फुलेना सिंह जी, 5 वो काम जो आप विधायक बनते हैं इस चुनाव में तो क्या करेंगे? प्राथमिक से देखिए, विधायक बन करके और चुनाव के वक्त अगर कुछ कहता है कि हम ये कर देते हैं तो ठगता है लोग। विधायक घर का नेता होता है। हम 5 साल यहाँ MLA रहे, बहुत साथी हमसे जुड़े हुए हैं। हम भी फोन करते रहते थे, कोई लोग आते थे काम के लिए, हम लोग फोन करते थे तो मेरे कार्यकर्ता को खुशी होती थी कि जा रहे हैं SP साहब से मिलने, जा रहे हैं थाना में मिलने, जा रहे हैं DM साहब से मिलने। लेकिन आज की जो परिस्थिति है, MLA फोन करे, कार्यकर्ता फोन करे, मुखिया फोन करे,
प्रतिनिधि का अस्तित्व ही खत्म कर दिया गया है। आज की जो सरकार है, इन्होंने ऐसा काम किया है, किसी प्रतिनिधि का कोई अस्तित्व नहीं रहा है। जब प्रतिनिधि खुद अस्तित्व में नहीं है पद पर रहते हुए, तो जनता क्या क्या काम करेंगे। हमने यही समझा है और मैं यही मानता हूं कि एमएलए घर का नेता होता है। जनता अपने वोट से उसको पावर देते हैं, और पावर देने का मतलब है कि जहां तक मैं नहीं पहुंचूं वहां तुम जाके मेरी वकालत करो और मेरी परेशानी को दूर करो। एमएलए का मतलब यही होता है। जनता अपना वोट देता है और हम लोग अपने काम में लग जाते हैं, हम लोग अपनी दुकान खोल लेते हैं। यही आज का हाल है। तो जब हम अपनी दुकान खोल लेंगे तो जनता के बारे में सोचने का समय कहाँ मिलेगा। 24 घंटा टाइम है, उस 24 घंटा में सोना है, खाना है, अपना परिवार देखना है और जनता को देखना है। झूठा वादा करके क्या करेगा। ज़मीन पे कोई रहना नहीं चाहता है, सब ज़मीन के ऊपर रहना चाहता है, और जब तक ज़मीन पर नहीं रहेगा तो आज भी मेरा मानना है कि 20 साल 25 साल पहले जो गरीबी का था सोच, वही आज भी है। पहले भी 25% लोग अमीर थे जो हर जगह जाने के लायक थे, जिनका बच्चा का पढ़ाई बड़े स्कूल और कॉलेज में होता था, जिनके परिवार का इलाज बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में होता था। लेकिन इसमें चेंज जो 25 साल में हुआ, हमारे गरीब से भी कुछ नए लोग निकले हैं जिन्होंने पैसा में आगे बढ़ा है। हमारे समाज में भी बहुत लोग गरीब हुए हैं जो भैंस पाल के जी रहे हैं। ये चेंजिंग हुई है, लेकिन इस चेंजिंग के बाद भी अभी सब लोग इस लायक नहीं हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल जा सकते हैं, सब नहीं इस लायक हैं कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं। ये सरकारी व्यवस्था है, जनता के पैसा पे चलता है। चाहे विद्यालय हो, चाहे हमारा हॉस्पिटल हो, चाहे हमारा जो पदाधिकारी है, सब जनता के पैसा का वेतन लेता है और आज हमारे ऊपर राज करता है। आज हमारे जैसे लोगों को, जो यहाँ का पूर्व विधायक था, जो आज भी लखीसराय में परमानेंट रहा, फिर भी आज पदाधिकारियों को फ़ोन करने में सोचना पड़ता है। पदाधिकारियों को फ़ोन करने में सोचना पड़ता है। पदाधिकारी रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। हमें खुद अपने मन में शर्म लगता है, करें तो क्या करें। इसलिए अगर मेरी सरकार बनी तब तो सारा चीज़ सुधार होगा। अगर सरकार नहीं बनी और हम एमएलए बने तो लखीसराय में क्रांति करना पड़ेगा। जब तक लखीसराय के लोग जगेंगे नहीं और इस क्रांति में भाग नहीं लेंगे और लड़ेंगे नहीं, और आदत अगर अपने आप में पाल लेंगे कि चलो 5,000 रुपया दे के काम करवा लेना है, ये अगर मन में तय कर लिए, तब तो जैसे राज चल रहा है वैसे राज चलेगा। लेकिन अगर चाहते हैं कि हमारा नौकर हमारे सामने नौकर के रूप में रहे, हम मालिक हैं मालिक के रूप में रहें, इसके लिए क्रांति करना पड़ेगा। चाहे जो भी एमएलए आएगा उसके बाद ही लखीसराय का सुधार होगा। जय हिंद। सोनी जी, आप 5 काम जो आप करेंगी। सबसे पहला काम, वैसे तो काम करने के लिए बहुत है और जीवन जीने के लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इन्होंने मुझसे 5 काम कहा। तो मैं जो अभी अपने जनता के बीच में, अपने परिवार के बीच में 5 साल से घूम रही हूँ, देख रही हूँ और कुछ कर भी रही हूँ, जो जितना मैं सक्षम अपने हिसाब से हो पा रही हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा गंभीर मुद्दा स्वास्थ्य का लगा। शिक्षा तो है, उसको भी मैं दूसरी तरफ रखती हूँ। पहले स्वास्थ्य, जब डॉक्टर, आप बीमार पड़ोगे, माथा दर्द भी आपको होगा तो आपको डॉक्टर भगवान लगता है। उस समय आपको नहीं लगेगा कि ब्रेन ट्यूमर का दर्द है कि एक डिस्प्रिन का दवा खा लेंगे उससे हमको राहत मिलेगा। आप सीधा, आपका दिमाग कहेगा कि हमें डॉक्टर चाहिए। और जब आप अस्पताल जाइएगा, डॉक्टर नदारत, डॉक्टर अब सरकारी सेवा देने की जगह पे प्राइवेट सेवा दे रहा है। ठीक है, कुछ मिडिल क्लास लोग हैं, प्राइवेट में चले जाएंगे, लेकिन जब सरकार है और सरकारी व्यवस्था है और सरकारी नौकरी दी जा रही है डॉक्टरों को, तो फिर हमारे ज़्यादातर तो निवासी गरीब तबके के हैं, तो वो लोग क्यों जाएंगे सरकारी में? सरकारी में ना जाके प्राइवेट में क्यों जाएंगे? तो पहले मैं अगर एमएलए बनती हूँ तो पहले स्वास्थ्य का सुधार करूंगी, और अगर डॉक्टर नहीं आते हैं तो सीधा सस्पेंड, उनकी 10 साल की पढ़ाई जब एक बार रद्द हो जाएगी, फिर समझ में आएगा कि जनता जब दर्द से कहारती है, रोती है, तो कैसा बीतता है। जब आप एक परिवार डॉक्टर का रोजी रोटी बंद होगा, तब समझ में आएगा कि दूसरे जब गरीब मरते हैं दवा के लिए तो उन पर क्या बीतती होगी। तो शायद उन और जो डॉक्टर पदाधिकारी होंगे उनकी आँख खुलेगी। दूसरा मैं सुधार शिक्षा का करूँगी। नाम का शिक्षा नहीं होना चाहिए। हाँ, भले ही एक स्कूल खुले, ठीक है, फंड कम है और विकास ज़्यादा करना है, तो प्रायोरिटी देखना पड़ेगा कि पहले किस चीज़ को हम विकास करें, किसको पहले ज़रूरत है। अगर 2 बच्चा है, बच्चा तो दोनों है,
दोनों को अधिकार चाहिए, दोनों को आपके संपत्ति का हिस्सा चाहिए। लेकिन माँ बाप देखता है ना कि किसी बच्चा का नौकरी होना है तो फंड बच्चा जमा पूंजी को उस पर खर्च करता है, बेटी का शादी होना है तो जमा पूंजी एक साइड बच्चा को छोड़ के पहले बेटी का शादी करता है। जस्ट वैसे ही पहले देख, स्वास्थ्य के बाद शिक्षा पे मैं आऊँगी, क्योंकि शिक्षा बहुत ही ज़रूरत चीज़ है। अगर शिक्षित नहीं रहेगी बेटियाँ तो वो, अगर एक बेटी शिक्षित हो अपना समाज में सुधार, बल्कि अपने से 4 व्यक्तियों का सुधार और ज़्यादा कर देगी। तो शिक्षा पर मैं ध्यान दूंगी और जो भी टीचर नाम के फर्जी कागज़ में हैं उन लोग को तुरंत मैं सस्पेंड करूंगी। ऐसा करने से वो लोग तुरंत अपना सर्विस सही देंगे और योग्य शिक्षक का चुनाव करना पड़ेगा, जिनको पढ़ाई आए वो गलत ना पढ़ाएं बच्चों को। और तीसरा मैं यह करूंगी कि बेटियों का सुरक्षा, ये लखीसराय में छेड़छाड़ का मामला बहुत ज़्यादा है। पुलिस को प्रशासनिक सेवा को हेल्पलाइन नंबर देना पड़ेगा। आजकल फ़ोन हर बेटी के पास होता है लेकिन नंबर नहीं पता होता है। उस पर मेरा बहुत ज़्यादा कड़ाई रहेगा कि बेटी का कॉल आते अगर पुलिस सेवा नहीं, अगर उसको संज्ञान लेता है तो मैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूंगी। और हर बेटी को ऐसा मनोबल लगेगा कि हमारे यहाँ कोई महिला नेता आई तो उनका मनोबल बढ़ गया, क्योंकि आपको पता है कि समाज में आधी आबादी हमारी महिला है। और जब आप महिला को संगठित करते हैं और सुरक्षित रखते हैं तो आप परिवार का स्वतः ही विकास हो जाता है, आप स्वतः ही सुरक्षित हो जाते हैं। क्योंकि वो बेटी किसी एक की बेटी नहीं होती है, वो आज हमारी कल आपकी किसी के भी समाज की बेटी हो सकती है। बेटी की सुरक्षा पर किसी का ध्यान नहीं है। सब माता पिता बच्चों के छेड़छाड़ के मामला से स्कूल जाना बंद कर देते हैं। ऐसा हरगिज नहीं करिए, बेटी का मनोबल बढ़ाइए, नहीं तो उस वैसी बेटी का मनोबल घटेगा और वो पढ़ेगी नहीं और फिर आगे कुछ भी नहीं कर सकती है। पहले माँ बाप को जगना है कि अगर कोई बच्चा छेड़छाड़ करता है बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं महसूस करने की ज़रूरत है। आपकी बेटी की गलती नहीं है उसमें, अगर वो लफुए का गलती है तो आप उस पर एक्शन लीजिए। अगर प्रशासनिक सेवा, चूँकि अभी डबल इंजन की सरकार है और मुझे पता है कि वो कुछ भी नहीं एक्शन लेती है, तो आपको पता है ना पहले पंचायत होता था, पहले मुखिया होता था, अभी भी है, लेकिन जब आप सामाजिक भी अगर आप अपना दबाव बनाइएगा तो सरकार को झुकना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग को बहुत जगने की ज़रूरत है। विकास केवल नेता नहीं कर सकता, आप अपना विकास स्वतः करिएगा और आपको जागना जरूरी है। आप नहीं जगिएगा तो यहाँ लखीसराय का कोई नेता विकास नहीं कर सकता है। जी, वो 5 काम जो आपकी पार्टी जीतती है, आप एमएलए बनते हैं तो करेंगे। स्थानीय मुद्दे, स्थानीय मुद्दे पर पहले तो ये जान लीजिए कि जो विधायक कैंडिडेट हैं वो 5 सवाल के जवाब दें। और मेरा जो है सभापति नगर परिषद लखीसराय हूँ, ये पूरे लखीसराय के 3300 वार्ड के वार्ड पार्षद बताएंगे और जनता बताएंगे कि मैं काम कर रहा हूँ। दूसरी बात, यहाँ अगर जो सबसे लंबी लकीर मैं खिंचवाता हूँ तो ललन बाबू से खिंचवाता हूँ। एक से एक काम आ, जितना ही बाईपास देखिए, टाल जाइए, जहाँ जाना है उसके लिए ललन बाबू को हम कहते हैं, वो काम करते हैं। कॉलेज भी हलसिम खुला है, बढ़िया से बढ़िया कॉलेज खुला है, इसलिए बड़े काम के लिए हम ललन बाबू कहते हैं, वो काम करते हैं। अब शहर के काम के लिए हम अपने स्वयं सक्षम हूँ, वो काम हम करते हैं। मनोरंजन जी, वो 5 काम जो अब की चुनाव में आपकी पार्टी जीत के आती है इस सीट पे, तो प्राथमिकता से करेगी यहाँ के लोगों के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में 2 अहम मुद्दे सामने आए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगले 5 वर्षों में आपको एक महिला महाविद्यालय जरूर मिलेगा जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन तक होगा। दूसरा, अगले ही 5 साल में मेडिकल कॉलेज आपको जरूर मिलेगा। और हर एक पंचायत में एडिशनल पीएचसी बनेगा, जो 8 पंचायत में भी बहुत जल्द शुरू होने वाला है, 15-20 दिन के अंदर। तो ये स्वास्थ्य के दिशा में काम होगा, शिक्षा के दिशा में काम होगा। तीसरा जो है, आपको बता दूं, ये भी प्रोजेक्ट जा चुका है जो अगले 5 साल में आपको मिलेगा। ये लखीसराय में टूरिज्म का विकास की अपरंपार संभावनाएं हैं। ये जगह बुद्धा सर्किट और राम सर्किट दोनों से जुड़वाने का प्रयास करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, जुड़ेगा। ये कमिटमेंट है हमारे विधायक जी का, जो उप मुख्यमंत्री भी हैं। उसके अलावे एक्सप्रेस वे आपको मिल जाएगा अगले 5 सालों में, जो कि हद्द से मुंगेर तक जा रहा है। मेरीन ड्राइव और रिवर फ्रंट मिलेगा क्यूल नदी पर, और हद्द से मुंगेर तक गंगा किनारे भी एक पथ मिलेगा। देखिए, आपके नेताओं ने आपके सारे सवालों का जवाब दिया है, लेकिन अब एक प्रभात खबर की अपील है। अपील क्यों? क्योंकि प्रभात खबर जो है वो पूरे बिहार में 30,000 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है
हमारी टीमें 3 अलग अलग दिशाओं में हैं। हम जहाँ भी जाते हैं एक प्रॉब्लम कॉमन निकलता है कि यहाँ पे जब भी वोटिंग होती है वोटिंग बहुत कम होती है। तो इस मुहिम से जुड़ने के लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और आप हमारे साथ लोकतंत्र रक्षा शपथ लीजिए कि जब वोट होगा, जब चुनाव में वोट डालने जाएंगे आप लोग, जब वोटिंग का टाइम होगा तो आप लोग वोट डालने जरूर जाएंगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अपनी अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं और मैं जो बोलूं उसको पीछे पीछे दोहराइएगा। लेकिन सबसे पहले अपना दायां हाथ उठाइए। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। धन्यवाद। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से और कि आज जो ये प्रोग्राम हुआ है इसकी जो कवरेज है कल आपको तो अखबार में मिलेगी ही, आप लोगों को प्रभात खबर की YouTube चैनल पे भी मिलेगी, जिसपे कि प्रभात खबर की YouTube चैनल पे करीब 20 लाख लोग सक्रिय हैं। तो आप अपने सवालों और जवाबों को YouTube पे देख सकते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सवाल किया, जिनको सवालों को इस कैमरे में कैद किया गया है और आपके जनप्रतिनिधियों ने उसका जवाब दिया है। तो उन सवालों और जवाबों को जानने के लिए आप प्रभात खबर की YouTube चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। और एक बार फिर से आप सभी का इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।